मैं इसे ठीक कर सकता हूं तेल। चिकनाई से सने लड़के ने लग्जरी कार की ओर देखते हुए फुसफुसाया। करोड़पति क्रूरता से हंस पड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह लड़का कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और सबको चुप करा देता। दिल्ली के कनॉट प्लेस की व्यस्त सड़क पर रोल्स रॉयस फैंटम का इंजन धुएं के साथ फट गया, जिससे 5 किलोमीटर तक जाम लग गया। राजेश शर्मा ने स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि उनकी उंगली में पहनी सोने की अंगूठी ने आयातित चमड़े को खरोंच दिया। इस कार की कीमत 30 लाख रुपये थी और अब यह दिन के उजाले में कबाड़ की तरह खड़ी थी, जिससे उनकी कमजोरी सबके सामने आ गई थी। ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने बुदबुदाया। एयर कंडीशनिंग अभी भी चल रही थी, फिर भी उनके माथे से पसीना बह रहा था। उनके चारों ओर ड्राइवर बेरहमी से हॉर्न बजा रहे थे, कुछ खिड़कियों से गालियां दे रहे थे। राजेश को इस तरह के व्यवहार की आदत नहीं थी। वह शर्मा मोटर्स के मालिक थे, जो देश की सबसे बड़ी लग्जरी कार कंपनियों में से एक थी, और अब उनकी अपनी कार सैकड़ों लोगों के सामने उन्हें धोखा दे रही थी। उन्होंने अपना सेलफोन उठाया और आधिकारिक डीलरशिप को डायल किया। मुझे अभी एक टोइंग वैन चाहिए। मेरी फैंटम कनॉट प्लेस पर रुक गई है। सर, हमारी विशेषज्ञ टोइंग वैन सेवा में है। इसमें 2 घंटे तक लग सकते हैं। ऑपरेटर ने अपनी परेशान करने वाली पेशेवर शांति के साथ जवाब दिया। 2 घंटे? तुम पागल हो। मैं यहाँ 2 घंटे तक अपमानित नहीं होने वाला। मुझे खेद है सर, लेकिन यह अनुमानित समय है। राजेश ने उसके मुंह पर फोन काट दिया। गुस्सा उनके भीतर उबल रहा था। उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा और कारों की कतार को बढ़ते हुए देखा। लोग सेल फोन से फिल्मा रहे थे। ये खबर बनेगी, मीम्स बनेंगे, मजाक उड़ेगा। महान राजेश शर्मा लग्जरी कारों के विशेषज्ञ अपनी खुद की कार सड़क पर खराब होकर खड़ी है। तभी खिड़की पर दस्तक हुई। राजेश चिल्लाने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन जब उन्होंने लगभग 12 साल के एक लड़के को देखा जो चिकनाई से सना हुआ था, पुरानी और फटी हुई टी शर्ट पहने हुए था, तो वे रुक गए। उसके बेतरतीब बाल उसकी भूरी आंखों पर पड़ रहे थे, जो उसे एक अजीब तीव्रता से देख रही थी। क्या आपको मदद में देख रहे थे? चाहिए सर, लड़के ने पतली लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा। राजेश ने खिड़की को बस इतना खोला कि वह जवाब दे सके। यहां से जाओ बच्चे, मैं भीख नहीं लेता, मैं भीख नहीं मांग रहा हूं। सर, मैं कार के साथ मदद की पेशकश कर रहा हूं। राजेश के मुंह से जो हंसी निकली वह क्रूर और तेज थी। मदद? तुम एक गंदा बच्चा एक रोल्स रॉयस फैंटम के साथ मदद करना चाहते हो? अर्जुन कुमार विचलित नहीं हुआ। उसे इस तरह की प्रतिक्रिया की आदत थी। मैं जानता हूं कि क्या हो रहा है। इंजन की आवाज से पहले रुकने से और धुएं से यह कूलिंग सिस्टम के ओवरहीटिंग के बारे में है। शायद पानी का पंप जाम हो गया है। राजेश ने हंसना बंद कर दिया। यह बच्चा यह कैसे जान सकता था? सुनो बच्चे, उन्होंने दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकलते हुए कहा। उनकी ऊंचाई 1.85 मीटर थी, जो अर्जुन की ऊंचाई से लगभग 2 गुनी थी। मुझे नहीं पता कि तुम कौन सा खेल खेल रहे हो, लेकिन यह कार तुम्हारे घर से भी महंगी है। मैं तुम्हें इस पर एक भी गंदा हाथ नहीं लगाने दूंगा। तो क्या आप टोइंग वैन आने तक यहीं रहना पसंद करेंगे? अर्जुन ने कारों की बढ़ती कतार की ओर इशारा करते हुए पूछा। क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूं इसमें समय लगेगा। राजेश ने चारों ओर देखा। लोग पहले से ही अपनी कारों से बाहर निकलकर शिकायत कर रहे थे। कुछ सेलफोन से फिल्माने के लिए पास आ रहे थे। यह एक सार्वजनिक तमाशा बन रहा था। मेरे पिताजी वहां काम करते हैं। अर्जुन ने कुछ ही मीटर दूर एक छोटी और गंदी कार्यशाला की ओर इशारा किया। हम सालों से कारों की मरम्मत कर रहे हैं। क्या मैं कम से कम एक रकम नजर डाल सकता हूं? तुम्हारे पिताजी? राजेश फिर हंसे। वह पीछे की गली वाली कार्यशाला? तुम क्या ठीक करते हो? मारुति सेंट्रो। यह एक रोल्स रॉयस है बच्चे। तुम्हें इसकी जटिलता का कोई अंदाजा नहीं है। उसी क्षण सूट पहने 3 आदमी पास आए। वे राजेश के साथी थे, जो ठीक पीछे की कार में थे, और उन्होंने पूरा दृश्य देखा था। राजेश, क्या हो रहा है? विक्रम सिंह ने स्थिति पर हंसने की कोशिश न करते हुए पूछा। फैंटम खराब हो गई है, राजेश ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया। और यह बच्चा? दूसरे साथी ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक घृणा से देखते हुए पूछा। यह कहता है कि यह इसे ठीक कर सकता है, राजेश ने कहा, और तीनों जोर से हंस पड़े। ओह, यह मुझे देखना होगा। विक्रम ने फिल्माने के लिए अपना सेलफोन निकाला। तीसरे दर्जे की कार्यशाला का बच्चा लग्जरी कारों के विशेषज्ञ की रोल्स रॉयस की मरम्मत करेगा। अपना मजाक बनाओ, अर्जुन ने कहा। आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसमें चुनौती का स्पर्श था। लेकिन अगर मैं इसे ठीक कर देता हूं तो आप मुझे कितना भुगतान करेंगे? राजेश ने लड़के को आश्चर्य और मनोरंजन के मिश्रण से देखा। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? मैं एक सेवा प्रदान कर रहा हूं। हर सेवा की एक कीमत होती है।
ठीक है, राजेश ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। अगर तुम एक 12 साल का बच्चा इस 30 लाख की कार को फिर से चलाने में सफल होते हो तो मैं तुम्हें 25 रुपये दूंगा। साथियों ने और जोर से हंसना शुरू कर दिया। 25 राजेश, तुम पागल हो गए हो, शांत हो जाओ। यह सफल नहीं होगा, लेकिन इसे कोशिश करते हुए देखना मजेदार होगा। अर्जुन ने कोई भाव नहीं दिखाया। 35 क्या? राजेश लगभग दम घुट गए। 35 रुपये, यह काम की, और अब मुझे जो सार्वजनिक अपमान झेलना पड़ रहा है उसकी उचित कीमत है। राजेश ने अपने दोस्तों को देखा जो सब कुछ फिल्मा रहे थे और हंस रहे थे। यह पहले से ही उनके सोशल मीडिया के लिए सामग्री बन रहा था। ठीक है बच्चे, 35, लेकिन जब तुम असफल हो जाओगे तो तुम मेरी कार को 1 महीने के लिए मुफ्त में साफ करोगे। मंजूर है? अर्जुन ने अपना चिकनाई वाला हाथ बढ़ाया। मंजूर है। राजेश ने हाथ को घृणा से देखा, लेकिन फिर भी उसे मिलाया, सिर्फ तमाशा जारी रखने के लिए। तुम अपना तमाशा शुरू कर सकते हो, उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से झुकते हुए कहा। अर्जुन ने समय बर्बाद नहीं किया। वह कार्यशाला तक भागा और एक टूल बॉक्स के साथ लौटा जो उससे भी बड़ा लग रहा था। उसने उसे रोल्स रॉयस के बगल में जमीन पर रखा और हुड को इतनी आसानी से खोला कि राजेश भी हैरान रह गए। वह सच में इसे करने वाला है। विक्रम ने हर हरकत को फिल्माते हुए बुदबुदाया। अर्जुन इंजन में ऐसे डूब गया जैसे उसे हर पुर्जे की याद हो। उसके छोटे हाथ सर्जिकल सटीकता के साथ चले। हॉसेस को डिस्कनेक्ट किया, कनेक्शन की जांच की, घटकों का परीक्षण किया। कोई झिझक नहीं थी, कोई गलत चाल नहीं थी। यहां उसने कुछ मिनटों के बाद एक विशिष्ट पुर्जे की ओर इशारा करते हुए कहा, पानी का पंप जाम हो गया है। जैसा मैंने कहा था, बिल्कुल वैसा ही। राजेश अविश्वास में पास आए। उसने वास्तव में समस्या का सही निदान किया था। निदान करना आसान है, उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण वापस पाने की कोशिश करते हुए कहा। ठीक करना दूसरी कहानी है, देखते रहिए। अर्जुन ने बस जवाब दिया। अगले 15 मिनट में जो हुआ उसने सबको चुप करा दिया। अर्जुन ने अविश्वसनीय गति से पानी के पंप को अलग किया, घटकों को साफ किया, कार्यशाला से लाए गए एक पुर्जे को बदल दिया और एक घड़ी साजज की सटीकता के साथ सब कुछ फिर से जोड़ दिया। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थीं कि मुश्किल से उन्हें देखा जा सकता था। यह असंभव है, विक्रम ने हंसना बंद करते हुए बुदबुदाया। वह एक बच्चा है, एक बच्चा जिसे पता है कि वह क्या कर रहा है। दूसरे साथी ने ईमानदारी से प्रभावित होकर कहा। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस देख रहे थे, छाती में कुछ अजीब महसूस कर रहे थे। यह प्रशंसा नहीं थी, वह इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। यह भ्रम था। वह बच्चा इतना कुछ कैसे जान सकता था? हो गया, अर्जुन ने हुड बंद करते हुए और अपने हाथों को एक पुराने कपड़े से पोंछते हुए कहा, आप इसे चालू कर सकते हैं। मैं इसे चालू कर सकता हूं। राजेश ने अविश्वास में दोहराया, क्या तुम सच में मानते हो कि? कार चालू करो, राजेश, विक्रम ने कहा। देखते हैं कि बच्चा जादूगर है या धोखेबाज। राजेश धड़कते दिल के साथ कार में बैठे। उन्हें नहीं पता था कि वह क्या चाहते थे, कार चले या न चले। उन्होंने चाबी घुमाई और रोल्स रॉयस फैंटम का इंजन पूर्णता के साथ दहाड़ा, नरम और शक्तिशाली, जैसे वह कारखाने से निकली हो। जो चुप्पी छाई वह पूर्ण थी। यहां तक कि जो लोग हॉर्न बजा रहे थे वे भी रुक गए, जो उन्होंने अभी देखा था उसे समझने के लिए। नहीं, यह संभव नहीं है, राजेश ने बुदबुदाया, डैशबोर्ड को देखते हुए जो सभी सिस्टम को पूरी तरह से काम करते हुए दिखा रहा था। अर्जुन ने अपना टूल बॉक्स बंद किया। 35 रुपये जैसा तय हुआ था। राजेश कार से बाहर निकले। उनका दिमाग अभी भी जो हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था, साथ ही हक्के बक्के थे। सेलफोन अभी भी फिल्मा रहे थे। कैसे तुमने यह करना कैसे सीखा? राजेश ने पूछा, और पहली बार उनकी आवाज में कोई उपहास नहीं था। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, अर्जुन ने जवाब दिया। मैं उनके साथ 7 साल की उम्र से काम कर रहा हूं। मैं 200 से अधिक कारों की मरम्मत कर चुका हूं। क्या तुम 12 साल के हो और तुम्हारी उम्र कितनी है? 40-50। और तुम अपनी खुद की कार की समस्या का निदान भी नहीं कर चुका हूं सके? यह जवाब एक थप्पड़ की तरह लगा। साथी हंसे, लेकिन इस बार अर्जुन पर नहीं, राजेश पर। बच्चे को भुगतान करो, राजेश, विक्रम ने कहा। उसने इसे कमाया है। राजेश ने अपना वॉलेट निकाला, अभी भी चकित थे। उन्होंने 7 रुपये के नोट गिने और अर्जुन को दे दिए, जिसने पैसे लिए और सबके सामने फिर से गिने। व्यापार के लिए धन्यवाद सर, उसने पैसे अपनी जेब में रखते हुए कहा। रुको, राजेश ने लड़के की बांह पकड़ी। तुमने रोल्स रॉयस के बारे में कहां से सीखा? इन कारों में जटिल सिस्टम, अत्याधुनिक तकनीक होती है। मैंने पढ़कर सीखा। मेरे पास घर पर सभी तकनीकी मैनुअल हैं।
मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि ज्ञान कभी बोझ नहीं होता। रोल्स रॉयस के तकनीकी मैनुअल, रोल्स रॉयस फेरारी, लैम्बोर्गिनी बुगाटी, जितने भी मुझे इंटरनेट पर मिल सकते हैं। मैं स्कूल के बाद हर दिन अध्ययन करता हूं। राजेश ने उस चिकनाई से स्नेह लड़के को देखा जिसने 15 मिनट में एक ऐसी समस्या की मरम्मत करके 35 रुपये कमाए थे जिसे डीलरशिप को हल करने में घंटों लगते, और उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उन्होंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। विनम्रता। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा। अर्जुन कुमार, राजेश ने दोहराया। अर्जुन कुमार, तुमने आज मुझे प्रभावित किया। धन्यवाद सर। अर्जुन ने अपना टूल बॉक्स उठाया और कार्यशाला की ओर वापस चलना शुरू कर दिया। राजेश ने उसे जाते हुए देखा, यह महसूस करते हुए कि उस दिन कुछ बदल गया था। उन्हें एक बच्चे ने हराया था, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था, लेकिन अजीब तरह से उन्हें गुस्सा नहीं आया। राजेश, विक्रम ने उन्हें बुलाया। जो मैंने देखा वह तुमने देखा? मैंने एक 12 साल के बच्चे को 15 मिनट में रोल्स रॉयस की मरम्मत करते देखा। नहीं, विक्रम ने अपना सेलफोन दिखाया। मैंने यह स्क्रीन पर देखा। उसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को पहले ही 15 बार देखा जा चुका था और इसे तेजी से साझा किया जा रहा था। लोग राजेश पर नहीं हंस रहे थे, वे अर्जुन से प्रभावित थे। बच्चा वायरल हो गया है, विक्रम ने कहा। टिप्पणियां देखो। राजेश ने कुछ पढ़ी। यह बच्चा एक जीनियस है। मैं इसे अपनी कार ठीक करवाते देखना चाहता हूं। प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। करोड़पति को अपना घमंड निगलना पड़ा। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह दिन था नहीं पूरी करने कला की बात ही। अपमानजनक होना चाहिए था, लेकिन किसी तरह उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा था। चलो चलते हैं, उन्होंने रोल्स रॉयस में बैठते हुए कहा, जो अब पूरी तरह से काम कर रही थी। मुझे काम करना है। लेकिन जब वे कार्यालय वापस जा रहे थे तो वह बच्चे अर्जुन कुमार के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे थे। एक ऐसा नाम जिसे वह इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे। राजेश को नहीं पता था कि यह मुलाकात सिर्फ शुरुआत थी। नियति उनके जीवन को इस तरह से जोड़ने वाली थी जिसकी उनमें से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन 7 रुपये जेब में रखकर कार्यशाला में दाखिल हुआ। एड्रेनालाइन से उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अनिल कुमार, उसके पिता, एक पुरानी मारुति स्विफ्ट के नीचे थे। केवल उनके पैर दिखाई दे रहे थे। कार्यशाला और लगभग घर के रूप में काम करने वाली उस छोटी और तंग जगह में औजारों की आवाज गूंज रही थी। पिताजी, आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या हुआ, अर्जुन ने पैसे अपनी जेब से निकालते हुए कहा। अनिल कार के नीचे से बाहर निकले। उनका चेहरा उन झुर्रियों से भरा था जिन्होंने पूरे जीवन कड़ी मेहनत की थी। उनकी उम्र 42 साल थी, लेकिन वह 10 साल बड़े लग रहे थे। उन्होंने अपने हाथों को कपड़े से पोंछा और अपने बेटे को उन थकी हुई लेकिन प्यार भरी आंखों से देखा। अब तुमने क्या किया? अब देखने लगा। अब तुमने क्या किया? मेरे बेटे, मैंने सड़क पर एक रोल्स रॉयस फैंटम की मरम्मत की और यह जीता। अर्जुन ने पैसे दिखाए। नोट अभी भी नए और ताजी महक वाले थे। उसने अनिल को पूरी तरह से अविश्वास से देखा। 7 रुपये। अर्जुन, तुम्हें यह पैसे कहां से मिले? मैं कसम खाता हूं पिताजी। कार्यशाला के सामने एक रोल्स रॉयस खराब हो गई थी। मालिक एक अहंकारी आदमी था जो मुझ पर हंसा। उसने शर्त लगाई कि मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। मैंने इसे 15 मिनट में ठीक कर दिया। अनिल ने पैसे लिए, नोटों को ऐसे गिनते हुए जैसे वे किसी भी समय गायब हो जाएंगे। बेटा, यह 4 महीने का किराया है। यह मेज पर भोजन है। यह इस बात का सबूत है कि तुमने मुझे अच्छी तरह से सिखाया है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूरा किया। अनिल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को कसकर गले लगाया। एक गहरी उदासी के साथ मिश्रित अपार गर्व महसूस किया। अर्जुन प्रतिभाशाली, सक्षम था। ऐसी चीजें करने में सक्षम था जो वह खुद कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन वह सब एक पड़ोस की कार्यशाला में पुराने कारों की मामूली मरम्मत करके बर्बाद हो रहा था। तुम इससे बेहतर के लायक हो, अर्जुन, अनिल ने कहा। उनकी आवाज भर्रा गई थी। तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ने, असली शिक्षकों से पढ़ने के लायक हो। इस गंदी कार्यशाला में मत रहो। पिताजी, ऐसा मत कहो। आपने मुझे सब कुछ सिखाया है। आप सबसे अच्छे शिक्षक हैं जो मुझे मिल सकते थे, लेकिन मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जिसकी तुम्हें जरूरत है। मैं निजी स्कूल, तकनीकी पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय का खर्च नहीं उठा सकता। हम इसे हासिल करेंगे पिताजी। इस पैसे से हम बचत करना शुरू कर सकते हैं। अनिल ने अपनी आंखें पोंछते हुए सिर हिलाया। तुम सही हो, हम बचत करेंगे। हम इस पैसे का सदुपयोग करेंगे। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि उसी क्षण राजेश शर्मा अपने आलीशान कार्यालय में थे। अर्जुन के रोल्स रॉयस की मरम्मत के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देख रहे थे।
इसे पहले ही 5 लाख बार देखा जा चुका था और यह तेजी से बढ़ रहा था। यह अविश्वसनीय है। प्रिया शर्मा ने सेलफोन हाथ में लेकर पिताजी के कार्यालय में प्रवेश करते हुए कहा। 17 साल की उम्र में वह सब कुछ थी जिसकी राजेश एक बेटी से उम्मीद करते थे। एक बुद्धिमान, सुंदर, शिक्षित, लेकिन हाल ही में वह अपने पिता के मूल्यों पर अधिक से अधिक सवाल उठा रही थी। पिताजी, आपने वीडियो देखा? इसे पहले ही 500 से अधिक बार देखा जा चुका है। मैंने देखा, राजेश ने अपने डेस्क पर कागजात खिसकाते हुए रूखेपन से जवाब दिया। और क्या आपको यह अविश्वसनीय नहीं लगता? एक 12 साल का बच्चा रोल्स रॉयस की मरम्मत कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे किस्मत से सफलता मिली। उसने शायद पहले किसी और कार में यह करना मजा है समस्या देखी होगी। किस्मत पिताजी, उसने केवल आवाज सुनकर समस्या का निदान किया। यह शुद्ध प्रतिभा है। राजेश ने आह भरी। उन्हें यह स्वीकार करना पसंद नहीं था, लेकिन उनकी बेटी सही थी। उस बच्चे में कुछ खास था, कुछ ऐसा जो उनके पास खुद नहीं था, अपने सभी लाखों के बावजूद। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं प्रिया? क्या मैं उसे एक ट्रॉफी दूं? मैं चाहती हूं कि आप प्रतिभा को पहचानें जब आप उसे देखें। वह बच्चा आपके लिए काम कर सकता था और सीख सकता था और बढ़ सकता था। वह 12 साल का बच्चा है। श्रम कानून है प्रिया। मैं बस एक बच्चे को नौकरी पर नहीं रख सकता, लेकिन आप मदद कर सकते हैं। आप एक कोर्स, एक बेहतर स्कूल का भुगतान कर सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों करूं? प्रिया ने अपने पिता को निराशा से देखा। क्योंकि आपके पास जीवन बदलने की शक्ति है। क्योंकि आपके पास इतना पैसा है कि आपको कमी महसूस भी नहीं होगी, क्योंकि यह सही होगा। राजेश चुप रहे। उनकी बेटी में हमेशा सही घावों को छूने की परेशान करने वाली आदत थी। मैं इस पर विचार करूंगा, उन्होंने अंततः कहा। बहुत देर तक मत सोचो, ऐसे अवसर प्रतीक्षा नहीं करते। प्रिया कार्यालय से बाहर निकल गई। राजेश को अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। उन्होंने फिर से वीडियो देखा, हर विवरण पर ध्यान दिया। अर्जुन के चलने का तरीका, उसके हाव भाव में आत्मविश्वास, सर्जिकल सटीकता। यह किस्मत नहीं थी, यह वर्षों का अभ्यास, अध्ययन, समर्पण था। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ सेकंड के लिए वह कार्यशाला दिखाई दी जहां अर्जुन ने औजार उठाए थे। यह एक बहुत छोटी जगह थी जिसमें पुराने उपकरण, उखड़ी हुई दीवारें थीं, लेकिन दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लगा था, कुमार गैराज, सामान्य यांत्रिकी। कुमार गैराज, राजेश ने बुदबुदाया। तो पिता वास्तव में मैकेनिक है। उन्होंने अपना सेलफोन उठाया और अपने निजी सहायक को फोन किया। राहुल, मुझे एक मैकेनिक कार्यशाला की जांच करनी है। कुमार गैराज कनॉट प्लेस पर है, जहां आज मेरी कार खराब हुई थी। जांच सर। आप क्या जानना चाहते हैं? सब कुछ। यह कितने समय से बाजार में है? वित्तीय स्थिति, मालिक का इतिहास। मुझे कल सुबह तक एक पूरी रिपोर्ट चाहिए। जी सर। राजेश ने फोन काट दिया और फिर से वीडियो देखा। अब तक इसे लगभग 10 लाख बार देखा जा चुका था। लोग अब इसे साझा कर रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे, संपादन कर रहे थे। अर्जुन कुमार घंटों के भीतर एक छोटी इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गए थे। उस रात अनिल और अर्जुन जिस साधारण घर में एक दूर के पड़ोस में रहते थे, वहां वे अंडे के साथ चावल खा रहे थे। तभी अर्जुन का सेलफोन लगातार बजने लगा। क्या हो रहा है? अनिल ने चिंतित होकर पूछा। अर्जुन ने सेलफोन लिया और उसकी आंखें फटाफट हो गईं। पिताजी, आज के वीडियो को 10 लाख बार देखा गया है। 10 लाख? कैसे लोग इसे साझा कर रहे हैं? टिप्पणियां देखो। अनिल ने कुछ पढ़ी, अविश्वास में। यह बच्चा कई डिग्री धारक यांत्रिकी से अधिक सक्षम है। कोई इस बच्चे को काम पर रखे इससे पहले कि कोई और देश इसे चुरा ले। भारत हमेशा की तरह प्रतिभाओं को बर्बाद कर रहा है। मैं अपनी कार केवल उससे ठीक करवाना चाहता हूं। बेटा, यह गंभीर है। लोग तुम्हें पहचान रहे हैं, लेकिन यह अच्छा है। यह कार्यशाला में और ग्राहक नहीं ला सकता। क्या? अनिल जवाब देने ही वाले थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। देर हो चुकी थी। रात के 10 बज चुके थे। वह सावधानी से दरवाजा खोलने गए और एक 40 के दशक की एक सुरुचिपूर्ण महिला को हाथ में माइक और उसके पीछे एक कैमरामैन के साथ पाया। शुभ संध्या, मैं जी न्यूज से मीरा कपूर हूं। हम अर्जुन कुमार की तलाश कर रहे हैं, वह बच्चा जिसने आज रोल्स रॉयस की मरम्मत की थी। अनिल स्तब्ध रह गए। जजी न्यूज, आपको कैसे पता चला कि हम कहाँ रहते हैं? वीडियो वायरल है सर। हमने जांच की और कार्यशाला का पता लगाया। पड़ोसियों ने हमें आपके घर का पता बताया। क्या हम अर्जुन के साथ एक त्वरित साक्षात्कार कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, वह नाबालिग है। पिताजी, ठीक है। अर्जुन पिता के पीछे से आया। मैं बात करना चाहता हूं। रिपोर्टर मुस्कुराई। बहुत अच्छा।
यह यहीं दरवाजे पर हो सकता है। यह बहुत जल्दी होगा। उन्होंने कैमरे चालू किए और मीरा ने शुरू किया। मैं यहाँ अर्जुन कुमार के साथ हूँ, वह 12 साल का बच्चा जो आज कनॉट प्लेस की व्यस्त सड़क पर रोल्स रॉयस फैंटम की मरम्मत करके वायरल हो गया है। अर्जुन, तुमने यह करना कैसे सीखा? अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से कैमरे की ओर देखा। मेरे पिताजी मुझे बचपन से सिखाते रहे हैं। वह सबसे कारण परालों के लिए अच्छे मैकेनिक हैं जो मौजूद हैं। अनिल की आंखें फिर से आंसुओं से भर गईं। और आपको इतनी जटिल कार में क्या करना है, यह कैसे पता चला? मैं अध्ययन करता हूँ, तकनीकी मैनुअल पढ़ता हूँ, वीडियो देखता हूँ, हर दिन अभ्यास करता हूँ। हर कार एक मशीन है और हर मशीन में तर्क होता है। बस यह समझने की जरूरत है कि पुर्जे एक साथ कैसे काम करते हैं। क्या आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं? हाँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करना चाहता हूँ। एक दिन अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने पिताजी को हमारी कार्यशाला को बढ़ाने में मदद करनी है। और आप देखने वाले लोगों को क्या कहेंगे? अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा कि प्रतिभा का धन या महंगे स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, इसका संबंध समर्पण से है। मेरे पिताजी ने मुझे यह सिखाया। उनके पास कभी ज्यादा नहीं था, लेकिन उनके पास हमेशा ज्ञान था। साक्षात्कार मुश्किल से 5 मिनट का था, लेकिन जब यह रात के समाचार में प्रसारित हुआ तो इसका और भी बड़ा प्रभाव पड़ा। लोग न केवल अर्जुन की क्षमता की प्रशंसा करते थे, बल्कि उसकी सफलता की कहानी से भी खुद को जोड़ते थे। राजेश ने घर पर साक्षात्कार देखा, अपने विशाल लिविंग रूम में अकेले। उन्होंने अर्जुन के हर शब्द को सुना। उन्होंने देखा कि बच्चा अपने पिता के बारे में प्यार और सम्मान से कैसे बात करता है। उन्हें अपनी छाती में कुछ अजीब महसूस हुआ, प्रशंसा और ईर्ष्या का मिश्रण। उनका अपना बेटा रोहन 5 साल पहले एक कार दुर्घटना में मर गया था। उस समय वह अर्जुन की ही उम्र का था। तब से राजेश काम में डूब गए थे, धन जमा कर रहे थे, लेकिन महसूस करने की क्षमता खो रहे थे। प्रिया ही उनकी बची हुई सब कुछ थी, लेकिन वह जानते थे कि वह अपनी अहंकारी और ठंडी प्रकृति के कारण उसे भी खो रहे थे। पिताजी, आपने साक्षात्कार देखा? प्रिया लिविंग रूम में दाखिल हुई। मैंने देखा। तो क्या? और क्या आपको मदद करने, कुछ करने का मन नहीं करता? राजेश एक लंबे समय तक चुप रहे। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? प्रिया, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास संसाधन, संपर्क शक्ति है। वह बच्चा प्रतिभाशाली है। साथ मिलकर तुम दोनों क्या कर सकते हैं? मुझे एक साथी की जरूरत नहीं है, और न ही एक 12 साल के बच्चे की। यह आपके लिए आवश्यक होने के बारे में नहीं है, यह उसके लिए आपकी जरूरत के बारे में है। और यह मेरी समस्या क्यों होगी? प्रिया ने अपने पिता को दुख से देखा, क्योंकि इससे पहले कि आप यह ठंडे और गणनात्मक व्यक्ति बनते, आप एक अच्छे आदमी थे। क्या आपको याद है, जब रोहन जीवित था, आप कहते थे कि आप एक विरासत छोड़ना चाहते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। मृत बेटे का नाम राजेश को एक मुक्के की तरह लगा। रोहन के बारे में बात मत करो। अगर किसी को बात करनी है तो क्या आपको लगता है कि वह इस बात पर गर्व करेगा कि आप क्या बन गए हैं? एक आदमी जिसके पास सब कुछ है, लेकिन कुछ भी साझा नहीं करता। यहां से जाओ प्रिया, तुम्हें यह सुनने की जरूरत नहीं है। वह बच्चा उतनी ही उम्र का है जितनी रोहन की मौत हुई थी। उसके पास प्रतिभा है, सपने हैं, भविष्य है। आप उसे उस भविष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ। राजेश सोफे से उठते हुए चिल्लाए। प्रिया पीछे हट गई, आंखों में आंसू। आप असंभव हैं, उसने दौड़कर बाहर निकलने से पहले कहा। राजेश फिर से अकेले रह गए, गुस्से और दर्द से कांपते हुए। उन्हें यह बात पसंद नहीं थी जब प्रिया इस विषय को छूती थी। उन्हें अपने खोए हुए बेटे को याद करना पसंद नहीं था। उन्हें कुछ भी महसूस करना पसंद नहीं था। लेकिन उस रात जब वे अंततः सोने गए तो उन्होंने रोहन का सपना देखा। सपने में उनका बेटा जीवित था, मुस्कुरा रहा था, खिलौना कारों के साथ खेल रहा था, और उसके बगल में अर्जुन था जो रोहन को छोटी मशीनों की मरम्मत करना सिखा रहा था। पिताजी, रोहन सपने में कह रहा था, अर्जुन मेरा दोस्त है, आप उसकी मदद करेंगे, है ना? राजेश पसीना बहाते हुए जाग गए। दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह 3 बजे उन्होंने अपना सेलफोन लिया और उस रिपोर्ट को फिर से पढ़ा जो राहुल ने कुमार गैराज के बारे में भेजी थी। 15 साल पहले स्थापित, मालिक अनिल कुमार, 42 साल, विधवा, पत्नी 3 साल पहले स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर गईं। एक बेटा अर्जुन कुमार, 12 साल। वित्तीय स्थिति दयनीय। आपूर्तिकर्ताओं पर कर्ज, 3 महीने का किराया बकाया, पुराने उपकरण। औसत मासिक बिलिंग 15,000 रुपये। पड़ोस में प्रतिष्ठा, उत्कृष्ट, ईमानदारी और अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। 15,000 रुपये।
प्रतिमाह। राजेश एक महंगे रेस्तरां में एक ही भोजन पर इससे अधिक खर्च करते थे और वह आदमी उस हास्यास्पद मूल्य पर एक जीनियस को पाल रहा था। उन्होंने अपना सेल फोन लिया और राहुल को एक संदेश लिखा। मैं अनिल कुमार के साथ कल सुबह अपने कार्यालय में एक बैठक निर्धारित करना चाहता हूं। उन्होंने भेजने से पहले संकोच उन्होंने किसी पूरी पर आता है एक संदेश लिखा किया। वह वास्तव में क्या चाहते थे, वह यह क्यों कर रहे थे, वह इन सवालों का जवाब नहीं दे सके, लेकिन फिर भी भेज दिया। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, जी सर, पसंदीदा समय दोपहर। और राहुल सर, कृपया आमंत्रित करते समय विनम्र रहें। यह एक आदेश नहीं, एक निमंत्रण है। समझ गया सर। राजेश ने सेलफोन बंद कर दिया और छत की ओर देखा। उन्हें लगा कि वह एक ऐसा निर्णय लेने वाले थे जिससे सब कुछ बदल जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि यह अच्छा था या बुरा, लेकिन 5 साल में पहली बार उन्हें लगा कि वह कुछ सही कर रहे थे। अगली सुबह अनिल को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। नमस्ते श्रीमान अनिल कुमार, शुभ प्रभात। मेरा नाम राहुल मेहता है, मैं श्री राजेश शर्मा का सहायक हूं। अनिल ने लगभग फोन गिरा दिया। राजेश शर्मा, रोल्स रॉयस के मालिक? बिल्कुल श्रीमान शर्मा, आपको आज दोपहर हमारे कार्यालय में एक बैठक के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। क्या यह संभव होगा? किस बारे में बैठक? आपके बेटे के बारे में सर, और अवसरों के बारे में। अनिल ने अर्जुन की ओर देखा, जो कार्यशाला के कोने में औजारों को व्यवस्थित कर रहा था। अवसर? हाँ सर। श्रीमान शर्मा अर्जुन की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए हैं और कुछ संभावनाओं पर चर्चा करना चाहेंगे। क्या मैं आपकी उपस्थिति की पुष्टि कर सकता हूं? अनिल नहीं जानते थे कि उन्हें विश्वास करना चाहिए या नहीं, लेकिन राहुल की विनम्र आवाज ने उन्हें मना लिया। ठीक है, दोपहर कहाँ? राहुल ने उन्हें पता बताया और अनिल ने कांपते हाथों से उसे लिखा। पिताजी कौन था? अर्जुन ने फोन काटने पर पूछा। वह रोल्स रॉयस वाला आदमी था। वह हमसे बात करना चाहता है। किस बारे में? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि हम जल्द ही पता लगा लेंगे। दोपहर में अनिल और अर्जुन दिल्ली के सबसे आलीशान वाणिज्यिक भवन के सामने थे। शीशे की खिड़कियां, दरवाजे पर सुरक्षा, पार्किंग में आयातित कारें। वे अपने साधारण कपड़ों और ग्रीस से सने हाथों के साथ पूरी तरह से बेमेल महसूस कर रहे थे, जिन्हें कोई साबुन पूरी तरह से साफ नहीं कर पा रहा था। पिताजी, मुझे डर लग रहा है, अर्जुन ने फुसफुसाया। मुझे भी बेटा, लेकिन हम अंदर जाएंगे। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें दरवाजे पर रोका। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? हमारी श्री राजेश शर्मा के साथ बैठक है, अनिल ने आत्मविश्वास से आवाज निकालने की कोशिश करते हुए कहा। गार्ड ने एक सूची जांची और सिर हिलाया। 40वीं मंजिल, लिफ्ट दाईं ओर। जब वे शीशे वाली लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे तो अनिल और अर्जुन ने अपने प्रतिबिंब देखे। 2 साधारण मेहनती आदमी एक ऐसी दुनिया में जो उनके लिए नहीं बनी थी। लेकिन जब दरवाजे खुले तो राहुल ने उन्हें एक सच्ची मुस्कान के साथ स्वागत किया। श्रीमान अनिल, अर्जुन, स्वागत है। कृपया मेरे साथ चलें। उन्हें शहर के मनोरम दृश्य वाली एक बैठक कक्ष में ले जाया गया। राजेश खिड़की से बाहर देखते हुए उनकी पीठ उनकी ओर थी खड़े थे। श्रीमान शर्मा, आपके मेहमान आ गए हैं, राहुल ने बाहर निकलने से पहले घोषणा की। राजेश धीरे धीरे मुड़े। पहली बार अनिल ने उस आदमी को देखा जिसने उनके बेटे का अपमान किया था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा भी देखा जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। श्रीमान अनिल, अर्जुन, आने के लिए धन्यवाद, राजेश ने कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए कहा। कृपया बैठ जाइए, हमें बहुत कुछ बात करनी है। और जब वे बैठे तो उनमें से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह बातचीत उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। बैठक कक्ष राजेश के बैठने के निमंत्रण के बाद छाई हुई भारी चुप्पी के साथ और भी बड़ा लग रहा था। अनिल ने अर्जुन के लिए एक कुर्सी खींची और फिर अपने बेटे के बगल में बैठ गए। उनके पसीने से भीगे हाथ घुटनों पर टिके थे। उन्होंने कभी इतनी आलीशान जगह नहीं देखी थी। ठोस लकड़ी की मेज अप्रत्यक्ष प्रकाश में चमक रही थी। दीवारों पर लगे चित्रों की कीमत शायद पूरी कार्यशाला से भी अधिक थी, और फर्श से छत तक की खिड़कियों से दिल्ली शहर का मनोरम दृश्य प्रभावशाली था। राजेश कुछ सेकंड के लिए खड़े रहे, दोनों को घूरते रहे। पिता और बेटे ने पिछले दिन के वही साधारण कपड़े पहने थे, साफ लेकिन समय और काम से घिसे हुए। दोनों के हाथों पर ग्रीस के दाग थे जिन्हें कोई साबुन पूरी तरह से हटा नहीं पा रहा था, जो अपने हाथों से काम करने वालों के स्थायी निशान थे। वे उस कार्यालय का पूर्ण विपरीत थे जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था। क्या आप था? पानी, कॉफी, जूस चाहेंगे? राजेश ने बर्फ तोड़ने की कोशिश करते हुए पूछा। पानी ठीक रहेगा, धन्यवाद, अनिल ने जवाब दिया। आवाज उनकी अपेक्षा से धीमी निकली।
राजेश ने एक क्रिस्टल जग से 3 गिलास पानी डाला और अंत में उनके सामने बैठ गए। अर्जुन हर हरकत को उन चौकस आंखों से देख रहा था जो कोई भी विवरण नहीं छोड़ती थीं, वही ध्यान जो वह इंजनों और मशीनों का अध्ययन करने में लगाता था। श्रीमान अनिल, अर्जुन राजेश ने मेज पर हाथ जोड़कर शुरू किया। मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे कुछ बातें कहनी है। सबसे पहले कल के बारे में। अनिल कुर्सी पर सीधा बैठ गए। जरूरत पड़ने पर अपने बेटे का बचाव करने के लिए तैयार थे। मैं असभ्य अहंकारी था। मैंने आपके बेटे के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह अक्षम हो, जबकि वास्तव में वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। राजेश ने विराम दिया। उनके अभिमान को ये शब्द स्पष्ट रूप से महंगे पड़ रहे थे। मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूं। माफी ने अनिल को पूरी तरह से चौंका दिया था। उन्होंने कई चीजों की उम्मीद की थी। शायद अर्जुन द्वारा बिना औपचारिक अनुमति के कार को छूने के लिए एक मुकदमा, शायद पैसे वापस करने का प्रस्ताव, यहां तक कि एक धमकी भी, लेकिन राजेश शर्मा जैसे आदमी से एक सच्ची माफी, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। श्रीमान शर्मा, अनिल ने सावधानी से कहा, मेरे बेटे ने ईमानदारी से काम किया। आपने तय कीमत चुकाई। माफी मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ है, राजेश ने जोर दिया। मैंने सेवा के लिए भुगतान किया, लेकिन मैंने अपमान के लिए, हंसी के लिए, उसके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए भुगतान नहीं किया जैसे वह सिर्फ एक बच्चा और गरीब होने के कारण कम सक्षम हो। गरीब शब्द कमरे में एक गोली की तरह गूंजा। अर्जुन ने अपनी आंखें नीचे कर लीं और अनिल को गुस्सा आने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को नियंत्रित किया। हम गरीब हैं श्रीमान शर्मा, अर्जुन ने अचानक कहा, अपनी आंखें एक ऐसी गरिमा के साथ ऊपर उठाते हुए जिसने राजेश को भी आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम मूर्ख हैं। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि गरिमा अनमोल है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। राजेश मुस्कुराए, एक दुखद, लगभग उदासी भरी मुस्कान। आपके पिता ने अच्छा सिखाया, जितना कई अमीर पिता अपने बच्चों को सिखाने में सफल होते हैं उससे भी बेहतर। एक पल की चुप्पी थी जहां तीनों पुरुषों ने, क्योंकि अर्जुन 12 साल की उम्र में भी एक आदमी की तरह व्यवहार कर रहा था, एक दूसरे को अपनी आंखों से मापा। लेकिन मैंने आपको केवल माफी मांगने के लिए यहां नहीं बुलाया। राजेश ने मेज पर पड़ी एक फाइल खोलते हुए आगे कहा, मैंने आपकी कार्यशाला की जांच की। अनिल तनाव में आ गए। जांच की? हाँ, मैं जानता हूं कि आप पर आपूर्तिकर्ताओं का कर्ज है, कि किराया 3 महीने से बकाया है, कि उपकरण पुराने हैं और मासिक बिलिंग मुश्किल से बुनियादी बिलों का भुगतान करती है। यह आपका व्यवसाय नहीं है, अनिल ने कहा। आवाज अब और कठोर निकली। मुझे पता है और आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन आपके बेटे की प्रतिभा देखने के बाद, कल रात साक्षात्कार देखने के बाद, आप दोनों को प्यार और सम्मान से एक दूसरे के बारे में बात करते हुए देखने के बाद, राजेश ने गहरी सांस लेते हुए विराम दिया। मेरे पास एक प्रस्ताव है। किस तरह का प्रस्ताव? अनिल ने संदेह से पूछा। राजेश ने फाइल खोली और कई दस्तावेज निकाले। मैं आपकी कार्यशाला में निवेश करना चाहता हूं। मैं इसे आधुनिक बनाना चाहता हूं, इसे अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करना चाहता हूं, लग्जरी कारों में विशेषज्ञता वाला एक प्रशिक्षण केंद्र बनाना चाहता हूं। अनिल का मुंह खुला रह गया। निवेश क्यों? क्योंकि भारत बर्बाद प्रतिभाओं से भरा है। अर्जुन जैसे लोग जो दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं जो विकास की अनुमति नहीं देती हैं। मेरे पास पैसा है, आपके पास प्रतिभा है। साथ मिलकर हम कुछ असाधारण बना सकते हैं। और आपको इससे क्या मिलता है? अनिल ने अभी भी संदेह से पूछा। उनके अनुभव में अमीर लोग बिना कुछ हासिल किए कभी कुछ नहीं करते थे। मुनाफे में हिस्सेदारी। कार्यशाला का 30% मेरा होगा, आप 70% और संचालन पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे। मैं केवल पैसे का निवेश करता हूं और उच्च स्तर के ग्राहक लाता हूं। अर्जुन ने अपने पिता की अभिव्यक्ति पढ़ने की कोशिश करते हुए उनकी ओर देखा। अनिल जानकारी को संसाधित कर रहे थे, स्पष्ट रूप से अवसर और अविश्वास के बीच विभाजित थे। हम कितनी निवेश की बात कर रहे हैं? अनिल ने पूछा। शुरुआत में 50 लाख रुपये, राजेश ने शांत भाव से जवाब दिया। अनिल लगभग कुर्सी से गिर पड़े। 50 लाख रुपये उनके पूरे जीवन में देखे गए कुल धन से भी अधिक थे। 50 लाख, उन्होंने हकलाते हुए कहा। शुरुआत के लिए आधुनिक उपकरण, स्थान का पूर्ण नवीनीकरण, आपके और अर्जुन के लिए विशेष प्रशिक्षण, मार्केटिंग, आधिकारिक प्रमाणन। मैं कुमार गैराज को दिल्ली शहर में लग्जरी वाहनों के रखरखाव के लिए एक बेंचमार्क में बदलना चाहता हूं। लेकिन श्रीमान शर्मा, अर्जुन ने हस्तक्षेप किया, आप ऐसा क्यों करेंगे? आपने खुद कल कहा था कि हम 3रे दर्जे की कार्यशाला हैं। राजेश ने अपनी ही बातों पर शर्मिंदा होकर आंखें बंद कर लीं। मैंने कल भयानक बातें कहीं, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर मेरा बेटा, मेरा दिवंगत बेटा शर्मिंदा होगा।
आपका बेटा अनिल ने धीरे से पूछा। रोहन 5 साल पहले एक कार दुर्घटना में मर गया था। वह 12 साल का था, अर्जुन की ही उम्र का। कमरे में पूर्ण चुप्पी छा गई। अनिल का दिल बैठ गया। वह जानते थे कि किसी प्रियजन को खोना क्या होता है। उन्होंने 3 साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था। मुझे बहुत खेद है, अनिल ने ईमानदारी से कहा। धन्यवाद। राजेश ने गहरी सांस ली। रोहन को कारों का शौक था। वह घंटों मैकेनिक्स के वीडियो देखता था, यह समझने के लिए खिलौनों को खोलता था कि वे कैसे काम करते हैं। वह बड़ा होकर मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता था। अर्जुन के गले में गांठ पड़ गई। वह बिल्कुल वही था जो वह चाहता था। जब मैंने कल आपके बेटे को देखा, राजेश ने आगे कहा, उनकी आवाज भर्रा गई। जब मैंने उसके काम करने का तरीका देखा, उसकी आंखों में जुनून, उसके आंदोलनों में सटीकता, मैंने रोहन को देखा। मैंने देखा कि मेरा बेटा क्या बन सकता था अगर उसे बड़े होने का अवसर मिलता। राजेश के चेहरे से आंसू बहने लगे। एक ऐसा आदमी जो सालों से नहीं रोया था, जिसने नुकसान के दर्द को महसूस न करने के लिए ठंडक और अहंकार का कवच बनाया था। इसलिए मैं निवेश करना चाहता हूं, उन्होंने बिना शर्म के अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। मैं अपने बेटे को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं दूसरे पिता को अपने बेटे को वे अवसर देने में मदद कर सकता हूं जो मैं अपने बेटे को कभी नहीं दे पाया। अनिल भी अब रो रहे थे। 2 विधवा, 2 पिता जो नुकसान के दर्द को जानते थे, एक आलीशान कमरे में बैठे एक दर्द साझा कर रहे थे जिसे पैसे कभी ठीक नहीं कर सकते थे। श्रीमान शर्मा, अनिल ने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। कहो कि तुम स्वीकार करते हो, कहो कि तुम मुझे यह करने दोगे, मेरे लिए नहीं बल्कि अर्जुन के लिए, उसकी असाधारण प्रतिभा के लिए। अर्जुन ने अपने पिता की ओर देखा, उनके फैसले का इंतजार कर रहा था। अनिल स्पष्ट रूप से, आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। अभिमान कह रहा था कि इनकार कर दो, दान स्वीकार न करो, लेकिन अपने बेटे के लिए प्यार कह रहा था कि स्वीकार कर लो। अर्जुन को वे अवसर दो जिनके वह हकदार है। पिताजी, अर्जुन ने धीरे से कहा, आपको याद है आप हमेशा क्या कहते हैं कि हमें अभिमान को प्रगति में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। अनिल ने अपने बेटे की ओर देखा और आंसुओं के माध्यम से मुस्कुराए। तुम कब इतने समझदार हो गए? मैंने दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक से सीखा है, अर्जुन ने पिता का हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया। अनिल ने गहरी सांस ली और राजेश की ओर देखा। हमारे पास शर्तें हैं। बेशक, क्या है? पहला, मेरा बेटा पढ़ाई जारी रखेगा। स्कूल हमेशा कार्यशाला से पहले आता है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं, राजेश ने कहा। वास्तव में मैं इसे अनुबंध में जोड़ना चाहता हूं। अर्जुन को दिल्ली के सबसे अच्छे निजी स्कूलों में से एक में पूर्ण छात्रवृत्ति मिलेगी। अनिल की आंखें फटी रह गईं। आप ऐसा करेंगे? मैं ऐसा करूंगा। शिक्षा के बिना प्रतिभा बर्बाद है। अर्जुन को व्यावहारिक क्षमता को पूरा करने के लिए एक मजबूत सैद्धांतिक आधार की आवश्यकता है। दूसरी शर्त, अनिल ने आगे कहा, हम संचालन पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। आप निवेश करते हैं लेकिन दिन प्रतिदिन के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। उत्तम। मैं मैकेनिक्स को उतना नहीं समझता जितना आप लोग समझते हैं। हस्तक्षेप करना मेरी मूर्खता होगी। तीसरी शर्त, अनिल ने अब और गंभीर होकर कहा, यदि आप कभी भी मेरे बेटे के साथ फिर से अनादरपूर्ण व्यवहार करते हैं तो समझौता उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा शामिल है। राजेश ने हाथ बढ़ाया। मेरा वचन है, और अगर मैं उस वचन को तोड़ता हूं तो आप सब कुछ रख सकते हैं, कार्यशाला, उपकरण, ग्राहक, सब कुछ। अनिल ने उनका हाथ कसकर मिलाया, यह महसूस करते हुए कि वह एक ऐसा समझौता कर रहे थे जिससे सब कुछ बदल जाएगा। तो क्या हमारा सौदा हो गया है? राजेश ने पूछा। हमारा सौदा हो गया है, अनिल ने जवाब दिया। अर्जुन मुस्कुराया, वह चौड़ी और सच्ची बच्चे की मुस्कान जो अभी भी मानती थी कि दुनिया अच्छी हो सकती है। बहुत बढ़िया, राजेश ने दस्तावेज लेते हुए कहा। मैं अपने वकील से अनुबंध तैयार करने के लिए कहूंगा। इस बीच मैं चाहता हूं कि आप उन सभी चीजों की सूची बनाएं जिनकी आपको आवश्यकता है। उपकरण, मशीनें, नवीनीकरण, मूल्य की कोई सीमा नहीं। मैं जितनी जल्दी हो सके शुरू करना चाहता हूं। श्रीमान शर्मा, अर्जुन ने कहा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? जरूर। आप क्यों बदल गए? कल आप अलग थे। राजेश दुखद रूप से मुस्कुराए। मेरी बेटी प्रिया ने कल रात मुझे कुछ बताया। उसने कहा, इससे पहले कि आप यह ठंडे और गणनात्मक व्यक्ति बनते, आप एक अच्छे आदमी थे। रोहन गर्व महसूस करेगा। और क्या वह करेगा? अर्जुन ने उस क्रूर ईमानदारी के साथ पूछा जो केवल बच्चों में होती है। मैं कल जो आदमी था उस पर नहीं, लेकिन मैं आज जो आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि हां। उसी क्षण दरवाजा खुला और प्रिया बिना अनुमति के अंदर आई। 17
साल की उम्र में उसमें अपने पिता जैसा ही दृढ़ संकल्प था, लेकिन एक दिल था जो अभी तक जीवन से कठोर नहीं हुआ था। पिताजी, मुझे पता चला कि आप यहां थे और ओह, वह अनिल और अर्जुन को देखकर रुक गई। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप अभी भी बैठक में थे। ठीक है प्रिया, आओ, मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूं। ये अनिल कुमार और उनके बेटे अर्जुन हैं। प्रिया पास आई और एक सच्ची मुस्कान के साथ दोनों से हाथ मिलाया। आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर खुशी हुई। मैं आपकी सबसे बड़ी प्रशंसक हूं। अर्जुन, मैंने वीडियो को लगभग 20 बार देखा। अर्जुन लाल हो गया। धन्यवाद, आप अविश्वसनीय हैं। 12 साल की उम्र में ऐसी चीजें करना जो अनुभवी मैकेनिक भी नहीं कर पाते। आपने यह सब कैसे सीखा? मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, अर्जुन ने जवाब दिया, हमेशा अपने पिता को श्रेय देते हुए। प्रिया ने सम्मान से अनिल की ओर देखा। तो असली जीनियस आप हैं। अनिल ने शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। नहीं नहीं, अर्जुन में एक विशेष उपहार है। आप दोनों विशेष हैं, प्रिया ने कहा। और पिताजी, क्या आप वास्तव में उनकी कार्यशाला में निवेश करने जा रहे हैं? मैं ऐसा करूंगा, राजेश ने जवाब दिया, और उनकी आवाज में गर्व था। प्रिया ने अपने पिता को गले लगाया, ऐसा कुछ जो उन्होंने महीनों से नहीं किया था। मुझे आप पर गर्व है पिताजी, आप सही कर दिया। आज काशी उनकी बात करा और मिला निकारा रहे हैं। राजेश की आंखें फिर से आंसुओं से भर गईं। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें अपनी बेटी की स्वीकृति की इतनी जरूरत थी, जब तक कि इस पल तक। अर्जुन, प्रिया ने बच्चे की ओर अपना ध्यान लौटाते हुए कहा, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकती हूं? जरूर। क्या आप मुझे मैकेनिक्स के बारे में सिखा सकते हैं, कारों के बारे में? मैं हमेशा सीखना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी रुचि होगी। राजेश ने आश्चर्यचकित होकर बीच में टोका। पिताजी, मेरी हमेशा रुचि थी, लेकिन आपने हमेशा कहा कि यह लड़कियों के लिए नहीं है, याद है? राजेश शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उनके एक और पूर्वाग्रहपूर्ण रवैये का पर्दाफाश हो रहा था। मुझे आपको सिखाना बहुत पसंद आएगा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि साझा किया गया ज्ञान गुणा किया गया ज्ञान है। आपके पिताजी बहुत बुद्धिमान हैं। प्रिया ने अनिल की ओर प्रशंसा से देखते हुए कहा। अनिल शर्म और गर्व के मिश्रण से लाल हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी सकारात्मक ध्यान नहीं प्राप्त किया था। ठीक है, राजेश ने उठते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत काम है। अनिल, अर्जुन, क्या हम एक साथ दोपहर का भोजन करेंगे? हम खाते हुए परियोजना के विवरण पर चर्चा कर सकते हैं। श्रीमान शर्मा, हम नहीं हैं। हम किसी अच्छे रेस्तरां के लिए ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं। अनिल ने अपने कपड़ों को देखते हुए कहा। तो हम कहीं अनौपचारिक जगह पर खाएंगे। मैं एक उत्कृष्ट रेस्तरां जानता हूं जो घर का बना खाना परोसता है, कोई दिखावा नहीं। पिताजी घर के बने खाने वाले रेस्तरां में खाने जा रहे हैं। मुझे उसकी तस्वीर लेनी होगी। प्रिया ने मजाक किया। वे एक साथ कार्यालय से बाहर निकले। करोड़पति, उनकी बेटी, मैकेनिक और प्रतिभाशाली बच्चा। जिन कर्मचारियों ने उन्हें जाते हुए देखा, उनकी आंखों में वे केवल 4 लोग थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक के लिए यह कुछ ऐसा था जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। शनिवार की सुबह प्रिया शर्मा के साथ कुमार गैराज में ठीक 7:30 बजे शुरू हुई। उन्होंने एक पुरानी जीन्स और एक साधारण टी-शर्ट पहनी हुई थी, जो शायद उनके पास सबसे सस्ते कपड़े थे। उनके बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे और पीठ पर एक बैग था। अनिल और अर्जुन पहले ही काम कर रहे थे। उनकी दिनचर्या सुबह 6 बजे शुरू होती थी, बिना किसी अपवाद के हर दिन। शुभ प्रभात, उसने दरवाजे से पुकारा। कार्यशाला के अंदरूनी हिस्से को पहली बार देखकर थोड़ी शर्मीली थी। अर्जुन एक पुरानी मारुति स्विफ्ट के नीचे से निकला, अपने हाथों को कपड़े से पोंछते हुए। प्रिया, तुम सच में आई? बेशक मैं आई, मैंने वादा किया था, है ना? अनिल भी अपने हाथों को पोंछते हुए पास आए। शुभ प्रभात प्रिया, तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम यहां हो? हाँ, वास्तव में उन्होंने यह भेजा है। उसने अपने बैग से एक थर्मल बैग निकाला। नाश्ता। उन्होंने कहा कि तुम लोग शायद सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहे हो। अनिल ने बैग खोला और ताजी ब्रेड रोल, जैम, पनीर, ताजा संतरे का रस और फल पाए। यह उससे कहीं अधिक भोजन था जितना वह और अर्जुन पूरे सप्ताह में खाते थे। यह बहुत दयालुता है, वह भावुक होकर बोले। मेरे पिताजी कोशिश कर रहे हैं, प्रिया ने समझाया। कल रात वह आप लोगों और कार्यशाला की योजनाओं के बारे में बात करना बंद नहीं कर रहे थे। मैंने उन्हें सालों से इतना उत्साहित नहीं देखा। उन्होंने कार्यशाला के कोने में एक पुरानी मेज पर एक तात्कालिक नाश्ता किया। खाते समय अर्जुन प्रिया को उन कारों के बारे में बता रहा था जिनकी वे मरम्मत कर रहे थे। कुल 3 सभी लोकप्रिय मॉडल जिनमें सरल समस्याएं थीं। यह मारुति स्विफ्ट डॉन बेनेटो की है, अर्जुन ने इशारा किया। वह एक टैक्सी ड्राइवर है। कार में स्टार्टर मोटर की समस्या थी। नया पुर्जा
₹2 का था, लेकिन मुझे 500 रुपये में एक अच्छी हालत में इस्तेमाल किया हुआ मिल गया। उसके पास ज्यादा भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। क्या आप उन लोगों को छूट देते हैं जो भुगतान नहीं कर सकते? प्रिया ने पूछा। हम केवल उचित शुल्क लेते हैं, अनिल ने समझाया। डॉन बेनिटो कड़ी मेहनत करता है। मैं उससे उतना शुल्क नहीं लूंगा जितना मैं किसी ऐसे व्यक्ति से लूंगा जिसके पास अधिक संभावनाएं हैं, लेकिन इससे आपको पैसे का नुकसान नहीं होता। पैसा हमेशा कमाया जा सकता है, अनिल ने सरलता से कहा। गरिमा और स्वच्छ अंतरात्मा अनमोल है। प्रिया ने इन दो पुरुषों, पिता और पुत्र को देखा जिनके पास बहुत कम था, लेकिन इतना कुछ दिया, और उन्हें उस तरीके पर शर्म महसूस हुई जिस तरह से उन्होंने हमेशा जीवन जिया था, विलासिता से घिरी हुई, लेकिन उद्देश्य से खाली। क्या मैं मदद कर सकती हूं? उसने पूछा। जरूर, अर्जुन उत्साहित हो गया। आओ, मैं तुम्हें मूल बातें सिखाऊंगा। उन्होंने पूरी सुबह एक साथ काम किया। अर्जुन धैर्यवान था। हर उपकरण, हर पुर्जा, हर प्रक्रिया को समझा रहा था। प्रिया तेजी से सीख रही थी और अपने हाथों को गंदा करने से डरती नहीं थी। सचमुच 2 घंटे में वह ग्रीस और पसीने से ढकी हुई थी, लेकिन महीनों में जितना मुस्कुराई थी उससे कहीं अधिक मुस्कुरा रही थी। यह अविश्वसनीय है, उसने एक कार का तेल बदलने में अर्जुन की मदद करने के बाद कहा। यह इतना वास्तविक है। यह किताबों में सिद्धांत नहीं, यह अभ्यास है, इसलिए मुझे यह पसंद है, अर्जुन ने कहा। हर कार एक अलग समस्या है, एक नई चुनौती है। यह पहेलियों को सुलझाने जैसा है, लेकिन ऐसी पहेलियां जो वास्तविक लोगों की मदद करती हैं। अनिल दोनों युवाओं को काम करते हुए देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन हमेशा अकेला रहा था। स्कूल के साथी उसे अजीब मानते थे क्योंकि वह वीडियो गेम खेलने की बजाय इंजन का अध्ययन करना पसंद करता था, लेकिन वहां वह उत्साहित था, सिखा रहा था, दोस्ती कर रहा था। लगभग दोपहर में एक काली मर्सिडीज बेंज कार्यशाला के सामने रुकी। यह एक हालिया मॉडल था, बेदाग, सामान्य रूप से वहां आने वाली कारों के मानक से पूरी तरह से अलग। कार से लगभग 50 साल का एक आदमी उतरा, महंगे सूट में, अहंकारी मुद्रा में। वह विक्रम सिंह था, राजेश के उन साथियों में से एक जिसने रोल्स रॉयस का दृश्य देखा था। अनुमति से उसने कार्यशाला में ऐसे प्रवेश किया जैसे वह कचरे पर चल रहा हो। मैं उस तथाकथित प्रतिभाशाली बच्चे की तलाश कर रहा हूं। अर्जुन आदमी को तुरंत पहचान कर खड़ा हो गया। मैं हूं, सर। विक्रम ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक छिपाए हुए तिरस्कार से देखा। तो तुम ही हो वह बच्चा जो राजेश की कार की मरम्मत करके वायरल हो गया? हाँ सर। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? क्या तुम कर सकते हो? मेरी मर्सिडीज के इंजन में एक अजीब सी आवाज आ रही है। मैं इसे 3 विशेष कार्यशालाओं में ले जा चुका हूं और कोई भी समस्या की पहचान नहीं कर पाया। और आप यहां आए? अनिल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैं यह जांचने आया था कि क्या बच्चा वास्तव में अच्छा है या क्या। रोल्स रॉयस के साथ बस किस्मत थी। जिस तरह से उसने किस्मत कहा, उससे यह स्पष्ट हो गया कि वह चुनौती देने आया था, वास्तव में मदद मांगने नहीं। मैं एक नजर डाल सकता हूं, अर्जुन ने शांत भाव से कहा। आप कितना शुल्क लेते हैं? समस्या पर निर्भर करता है, लेकिन पहले मुझे निदान करने की आवश्यकता है। विक्रम ने मर्सिडीज की चाबियां अर्जुन की ओर तिरस्कार से फेंकी। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। अर्जुन ने चाबियां लीं और मर्सिडीज तक गया। उसने इंजन चालू किया और ध्यान से सुना। सिर थोड़ा झुका हुआ, आंखें बंद। 1 मिनट बाद उसने इंजन बंद किया और हुड खोला। पता लगाने में कितना समय लगेगा? विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर इशारा करते हुए पूछा। मैंने पहले ही पता लगा लिया है, अर्जुन ने जवाब दिया। समस्या अल्टरनेटर बेल्ट के तनाव कारक में है। यह ढीला है, इसलिए बेल्ट कंपन करता है और शोर करता है। यह अभी गंभीर नहीं है, लेकिन अगर इसकी मरम्मत नहीं की गई तो यह बेल्ट को नुकसान पहुंचाएगा और अधिक बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। विक्रम चुप रहे, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित। तुम्हें यह कैसे पता? आवाज से। बेल्ट के कंपन की एक विशिष्ट आवृत्ति होती है। मैंने उसे सुनकर पहचानना सीखा। और तुम इसकी मरम्मत कर सकते हो? मैं कर सकता हूं, लेकिन यह नहीं। मुझे तनाव कारक को सही सटीकता के साथ समायोजित करने के लिए विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता है। अगर मैं इसे गलत करता हूं तो यह बदतर हो सकता है। तो तुम इसकी मरम्मत नहीं कर सकते? विक्रम ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, जैसे कि उसने साबित कर दिया हो कि अर्जुन एक धोखेबाज था। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं इसे यहां हमारे पास मौजूद उपकरणों से ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक मर्सिडीज विशेषज्ञ कार्यशाला की सिफारिश कर सकता हूं जिसके पास सही उपकरण है। या आप कुछ हफ्तों तक इंतजार कर सकते हैं जब तक हमारा नवीनीकरण तैयार नहीं हो जाता। कुछ हफ्तों? क्या नवीनीकरण? अनिल ने जवाब दिया।
हम राजेश शर्मा के साथ साझेदारी कर रहे हैं। वह कार्यशाला के आधुनिकीकरण में निवेश करने जा रहे हैं। विक्रम की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। राजेश यहां निवेश कर रहा है शुरुआती 50 लाख रुपये। विक्रम इस जानकारी से स्पष्ट रूप से परेशान थे। राजेश ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, शायद इसलिए कि ये आपका व्यवसाय नहीं है, प्रिया ने कार्यशाला के पीछे से कुछ अप्रसन्न चेहरे के साथ बाहर निकलते हुए कहा। उसने विक्रम को तुरंत पहचान लिया था। वह अक्सर उनके घर पर भोजन करता था और हमेशा उसे उस घुसपैठ भरी नजर से देखता था जिससे वह असहज महसूस करती थी। प्रिया, विक्रम की आंखें फटी रह गईं। तुम यहां क्या कर रही हो? और इस हालत में उसने अपने ग्रीस से स्ने हाथों को देखा और गर्व से मुस्कुराई। मैं मैकेनिक सीख रही हूं। कोई समस्या? तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम यहां हो? उन्हें पता है और वे सहमत हैं। आपके विपरीत, जो यहां गुणवत्ता परीक्षण करने आए थे, जैसे कि आप सत्य के मालिक हों। विक्रम गुस्से से लाल हो गए। प्रिया, यह तुम्हारे लिए जगह नहीं है। चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। नहीं धन्यवाद, मैं यहां बहुत अच्छी हूं। प्रिया, मैं जोर देता हूं और मैं मना करती हूं। अब अगर आपको अर्जुन की सेवाओं की ओर आवश्यकता नहीं है तो कृपया अपनी कार हटा लें। अन्य ग्राहक प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह झूठ था, कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, लेकिन प्रिया ने जरूरत पड़ने पर अपने पिता की आधिकारिक टोन का उपयोग करना सीख लिया था। विक्रम ने वहां मौजूद सभी को देखा। प्रतिभाशाली बच्चा, मैकेनिक पिता और उसके साथी की बेटी उस विनम्र माहौल में पूरी तरह से सहज, और उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। ईर्ष्या, सादगी की ईर्ष्या, प्रामाणिकता की ईर्ष्या, वास्तविक संबंध की ईर्ष्या जो उन लोगों के पास था। सलाह के लिए मैं तुम्हें कितना देता हूं? उसने अर्जुन से अपना बटुआ निकालते हुए पूछा। आपको मुझे कुछ नहीं देना है। निदान करना सेवा नहीं, शिष्टाचार है। शिष्टाचार, विक्रम ने अविश्वास में दोहराया। हां सर, आप मुझे तभी भुगतान करेंगे जब मैं वास्तव में कुछ ठीक करता हूं। विक्रम ने 2000 रुपये निकाले और काउंटर पर रख दिए। तो यह ईमानदारी के लिए है? लगता है कि यह दुनिया में दुर्लभ हो रहा है। अर्जुन ने पैसे लिए, लेकिन इससे खुश नहीं हुआ। यह एक प्रशंसा के रूप में डिस्फ्राजादो एक अपमान जैसा लग रहा था। विक्रम कार्यशाला से बाहर निकला, मर्सिडीज में बैठा और पीछे मुड़े बिना चला गया। जैसे ही कार गायब हुई, प्रिया भड़क उठी। वह कितना भयानक आदमी है। वह हमेशा ऐसा ही रहा है, अहंकारी, यह मानते हुए कि वह सबसे बेहतर है। क्या तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो? अनिल ने पूछा। दुर्भाग्य से वह मेरे पिताजी का 10 साल से साथी है। वह हमेशा झूठा रहा है। उसने हमेशा हर चीज का फायदा उठाने की कोशिश की। मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। तो तुम्हारे पिताजी उसके साथी क्यों हैं? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि विक्रम पैसे बनाने में अच्छा है, लेकिन इससे वह एक अच्छा इंसान नहीं बन जाता। अनिल ने 2000 रुपये दराज में रख दिए। ठीक है, कम से कम उसने भुगतान किया। पैसा पैसा है, चाहे वह कहीं से भी आए। पिताजी सही कहते हैं, अर्जुन ने सहमति व्यक्त की। हम अपने ग्राहकों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर नहीं चुन सकते। वे काम पर वापस लौट आए, लेकिन विक्रम की यात्रा ने हवा में एक कड़वा स्वाद छोड़ दिया था। प्रिया विशेष रूप से चिंतित थी। वह विक्रम को इतना जानती थी कि उसे पता था कि वह बिना किसी छिपी हुई मंशा के कुछ भी नहीं करता। शाम को जब प्रिया पहले ही जाने की तैयारी कर रही थी, राजेश कार्यशाला में आए। वह व्यक्तिगत रूप से गाड़ी चलाकर आए थे, जो उनके लिए असामान्य था, और उनके चेहरे पर एक चिंतित अभिव्यक्ति थी। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिया ने पूछा। मुझे अनिल से अकेले में बात करनी है। अनिल ने अर्जुन और प्रिया की ओर देखा। क्या तुम लोग थोड़ा घूम सकते हो? आइसक्रीम खाने चले जाओ, कुछ भी। अर्जुन विरोध करने वाला था, लेकिन प्रिया ने उसकी बाह पकड़ ली। चलो, मैं तुम्हें खिलाती हूं, उन्हें बात करने दो। जब वे अकेले रह गए, राजेश सीधे मुद्दे पर आए। विक्रम आज यहां था। वह था। आपको कैसे पता? उसने मुझे फोन किया। उसने कहा कि वह एक ऐसी कार्यशाला में मेरे निवेश से चिंतित है जो तीसरे दर्जे की है और जिसमें उचित संरचना नहीं है। अनिल को गुस्सा आने लगा। तीसरे दर्जे की हाना निवेश से कार्यशाला, दर्जे की कार्यशाला। वह यहां अर्जुन का परीक्षण करने आया था और मेरे बेटे ने 1 मिनट में उसकी मर्सिडीज की समस्या का निदान कर दिया। मुझे पता है, मैं आपकी क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि विक्रम हमारी साझेदारी को बाधित करने की कोशिश करेगा। बाधित करेगा क्यों? क्योंकि विक्रम को पसंद नहीं है जब मैं बिना उससे सलाह लिए कुछ करता हूं, और क्योंकि उसे किसी भी अच्छी चीज से ईर्ष्या होती है जो दूसरों के साथ होती है। वह क्या कर सकता है? राजेश ने आह भरी। उसका प्रभाव है। वह ऑटोमोटिव क्षेत्र में, नियामक निकायों में, आपूर्तिकर्ताओं में लोगों को जानता है
यदि वह आपके लिए प्रमाणन पुर्जे परमिट प्राप्त करना मुश्किल बनाना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। अनिल वास्तविकता के भार को महसूस करते हुए बैठ गए। तो आप कह रहे हैं कि हमारी साझेदारी शुरू होने से पहले ही खतरे में है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि यह जितना हमने कल्पना की थी उससे अधिक कठिन होगा, लेकिन असंभव नहीं। राजेश, चारों ओर देखिए। मेरे पास कर्ज है, पुराने उपकरण हैं, ऐसे ग्राहक हैं जो मुश्किल से भुगतान कर सकते हैं। अगर आपका साथी मुझे बर्बाद करने का फैसला करता है तो वह आसानी से सफल हो जाएगा। नहीं, अगर मैं उसे ऐसा करने नहीं देता, राजेश ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। विक्रम मेरा साथी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मुझ पर हावी है। मैंने पहले ही अपना फैसला ले लिया है। मैं आपकी कार्यशाला में निवेश करूंगा और कोई भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोकेगा। लेकिन अगर इससे आपके व्यवसाय पर असर पड़ता है और अगर मेरी वजह से आपको पैसे का नुकसान होता है। अनिल, मेरे पास इतना पैसा है जितना मैं 3 जन्मों में भी खर्च नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ लाख रुपये खो सकता हूं और मेरे जीवन स्तर में कोई फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन आप लोग इस निवेश के हर रुपये को महसूस करेंगे। आप लोग इसे कुछ महत्वपूर्ण में बदल देंगे। आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैंने अर्जुन को काम करते देखा। मैंने देखा कि तुमने उसे कैसे पाला। मैंने वे मूल्य देखे जो तुम लोगों के पास हैं। मैंने कागजों पर आशाजनक लगने वाली कंपनियों में लाखों का निवेश किया है, लेकिन वे असफल हो गईं क्योंकि उनके पीछे के लोगों में चरित्र नहीं था। आप लोगों के पास है और यह किसी भी व्यवसाय योजना से अधिक मूल्यवान है। अनिल की आंखें आंसुओं से भर गईं। आप हम पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों ने मुझे याद दिलाया कि वास्तव में क्या मायने रखता है। क्योंकि आप लोगों ने मुझे फिर से उम्मीद दी। क्योंकि राजेश की आवाज भर्रा गई। क्योंकि तुम्हारी मदद करना वह तरीका है जो मैंने अपने बेटे का सम्मान करने के लिए पाया है। रोहन अर्जुन से मिलकर बहुत खुश होता। वह एक ऐसे बच्चे को देखकर बहुत खुश होता जिसमें इतनी प्रतिभा है और उसे वह अवसर मिल रहे हैं जो उसे कभी नहीं मिले। दोनों आदमी एक पल के लिए चुप रहे। हर कोई अपनी भावनाओं को संसाधित कर रहा था। तो हम विक्रम के बारे में क्या करते हैं? अनिल ने आखिरकार पूछा। हम अपना काम इतनी अच्छी तरह से करते हैं कि वह भी गुणवत्ता को नकार नहीं पाएगा। हम इस कार्यशाला को इतना अच्छा बनाएंगे कि जब लोग कुमार गैराज सुनेंगे तो वे उत्कृष्टता के बारे में सोचेंगे। इसमें समय लगेगा। हमारे पास समय है और हमारे पास प्रतिभा है और अब हमारे पास संसाधन है। यह पर्याप्त है। राजेश ने फिर से हाथ बढ़ाया। हम इसमें साथ हैं। अनिल ने उनका हाथ कसकर मिलाया। हम हैं। जब अर्जुन और प्रिया आइसक्रीम खाकर वापस आए तो उन्होंने दोनों पुरुषों को मुस्कुराते हुए और नवीनीकरण की योजनाओं पर चर्चा करते हुए पाया। सब सुलझ गया? प्रिया ने पूछा। सब सुलझ गया, राजेश ने पुष्टि की। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। वह कार तक गए और एक बड़े बक्से के साथ वापस आए। अर्जुन, यह तुम्हारे लिए है। अर्जुन ने बक्सा खोला और उसकी आंखें फटी रह गईं। वे तकनीकी मैनुअल थे। दर्जनों हर कल्पनीय लग्जरी कार ब्रांड के, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, पोर्श, बेंटले, एस्टन मार्टिन। कुछ दुर्लभ संस्करण थे, कुछ हालिया अपडेट थे जिनकी कीमत सैकड़ों डॉलर थी। इसकी कीमत लाखों में होगी। अनिल का मुंह खुला रह गया। कीमत तो थी, लेकिन अर्जुन का चेहरा देखकर अब कीमत का कोई मोल नहीं है। अर्जुन श्रद्धापूर्वक मैनुअल पलट रहा था जैसे वे पवित्र खजाने हों। धन्यवाद राजेश, सच में धन्यवाद। नहीं अर्जुन, मुझे धन्यवाद देने के लिए कि तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं इतने साल पहले इस व्यवसाय में क्यों आया था। यह पैसे के लिए नहीं था, यह मशीनों के प्रति जुनून के लिए था। यह समझने की इच्छा के लिए था कि चीजें कैसे काम करती हैं। प्रिया अपने पिता को अर्जुन और अनिल के साथ बातचीत करते हुए देख रही थी और उनमें एक बदलाव महसूस कर रही थी। उनके कंधे कम तनावग्रस्त थे, मुस्कान अधिक सच्ची थी, आंखों में एक चमक थी जो उन्होंने सालों से नहीं देखी थी। वे 2 विनम्र मैकेनिक उनके पिता के लिए कुछ ऐसा कर रहे थे जो वर्षों की चिकित्सा भी नहीं कर पाई थी। वे उन्हें फिर से इंसान महसूस करा रहे थे। पिताजी, उसने कहा, मुझे लगता है कि यह आपका सबसे अच्छा फैसला था। मुझे भी लगता है बेटी, मुझे भी लगता है। उस रात राजेश और प्रिया के जाने के बाद अनिल और अर्जुन देर रात तक कार्यशाला में नए मैनुअल का अध्ययन करते रहे। एकमात्र बल्ब की धीमी रोशनी उनकी झुकी हुई सिरों पर पड़ रही थी। पिता और पुत्र स्पंज की तरह ज्ञान को अवशोषित कर रहे थे। पिताजी, अर्जुन ने एक निश्चित समय पर कहा, मुझे नहीं पता कि राजेश क्या उम्मीद कर रहा है। अनिल ने अपने बेटे की ओर देखा। 12 साल, थकी हुई आंखें, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी हुई, छोटे हाथ, लेकिन अपनी उम्र से कहीं अधिक कुशल। बेटा,
हमने पहले ही कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जो बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाते। क्या हमने किसी को हम पर विश्वास दिलाया है, और जब कोई विश्वास करता है तो सब कुछ संभव हो जाता है। अर्जुन मुस्कुराया और मैनुअल का अध्ययन करने के लिए वापस चला गया। उसे बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ साबित करना था। लेकिन अपने जीवन में पहली बार उसे लगा कि उसके पास सही उपकरण थे, न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक भी। उसके पास एक पिता था जो उसका समर्थन करता था, एक गुरु था जो उस पर विश्वास करता था, और एक दोस्त था जो उसे बराबर मानता था। भविष्य अभी भी अनिश्चित था। विक्रम सिंह एक वास्तविक खतरा था। कार्यशाला का नवीनीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। नया स्कूल एक कठिन अनुकूलन होगा, लेकिन अब इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता था, क्योंकि पहली बार अर्जुन कुमार को विश्वास था कि वह एक पड़ोस की कार्यशाला के गरीब बच्चे से बढ़कर कुछ हो सकता है। वह एक इंजीनियर, एक उद्यमी, एक शिक्षक हो सकता था। वह सब कुछ हो सकता था जिसका उसने सपना देखा था। और सपने जब कड़ी मेहनत से पोषित होते हैं और सही लोगों द्वारा समर्थित होते हैं तो उनके सच होने का एक अजीब तरीका होता है। अर्जुन को मॉडर्न स्कूल में अपने पहले सोमवार को इतना खुश कभी महसूस नहीं हुआ था। नई वर्दी में अभी भी ताजी कपड़े की महक थी, नोटबुक से भरा बैग जिसमें एक भी लाइन नहीं लिखी गई थी, और विशाल गलियारे उस सरकारी स्कूल से पूरी तरह से अलग दुनिया लग रहे थे जहां वह पहले पढ़ता था। भौतिकी की कक्षा में प्रोफेसर ने दहन इंजनों पर लागू थर्मोडायनामिक्स के बारे में एक जटिल समस्या प्रस्तुत की। अर्जुन ने इसे 3 मिनट में हल कर दिया, जिससे पूरी कक्षा खामोश रह गई। शानदार अर्जुन, प्रोफेसर ने कहा, आप इसे वास्तव में गहराई से समझते हैं। अवकाश के दौरान साथी जिज्ञासा से पास आए। तुम उस वीडियो वाले बच्चे हो, है ना? वही जिसने रोल्स रॉयस की मरम्मत की थी। अपने जीवन में पहली बार अर्जुन को स्वीकार किया हुआ प्रशंसित महसूस हुआ। खुशी सुबह 11:15 बजे तक चली जब उसके सेलफोन पर अनिल का फोन आया। पिताजी, उसने कमरे से बाहर निकलते हुए उठाया। सब ठीक है, जवाब देने वाली आवाज कांप रही थी, टूट रही थी। बेटा, कार्यशाला बंद कर दी गई है। अर्जुन की दुनिया रुक गई। क्या? कैसे बंद कर दी गई? नगर निगम से निरीक्षण टीम आधे घंटे पहले आई थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास संरचनात्मक अनियमितताएं हैं, कि हमारे पास सही परमिट नहीं है, कि उपकरण मानकों के अनुरूप नहीं है। अनिल रुका और अर्जुन ने उसकी सांसों में निराशा सुनी। बेटा, उन्होंने सब कुछ सील कर दिया है। हम काम नहीं कर सकते, अंदर भी नहीं जा सकते। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। कार्यशाला हमेशा चलती रही है। मुझे पता है, लेकिन उनके पास दस्तावेज, आधिकारिक मुहरें हैं। वे कहते हैं कि किसी ने गुमनाम शिकायत की है। अर्जुन को गुस्सा आने लगा। गुमनाम शिकायत? विक्रम सिंह वही होगा। पिताजी, क्या आपने राजेश को फोन किया? मैंने उसे फोन किया है, वह आ रहा है। लेकिन अर्जुन, अनिल की आवाज लड़खड़ाई। कार्यशाला के बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है। ग्राहक चले जाएंगे, कर्ज जारी रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, मैं अभी वापस आ रहा हूं। तुम स्कूल में रहो, शिक्षा पहले आती है। लेकिन पिताजी, रुको, कृपया मुझे इसे हल करने दो। अर्जुन ने दिल टूटने के साथ फोन काट दिया। वह किसी और कक्षा पर ध्यान नहीं दे पाया। दोपहर 3 बजे जब स्कूल समाप्त हुआ तो वह बस स्टॉप की ओर भागा। जब वह कार्यशाला के पास उतरा तो उसने जो देखा उसने उसे पूरी तरह से रोक दिया। वहां एक भीड़ थी। कम से कम 50 लोग कुमार गैराज के सामने इकट्ठा थे, पोस्टर पकड़े हुए चिल्ला रहे थे, विरोध कर रहे थे। कार्यशाला को पीली टेपों से सील कर दिया गया था, लेकिन लोगों को इसकी परवाह नहीं थी। अर्जुन के लिए न्याय पोस्टरों पर लिखा था, प्रतिभा अपराध नहीं है, कार्यशाला को चलने दो। अर्जुन चकित होकर पास आया। उसने डॉन बेनिटो की ग्राहक श्रीमती बीना को आंसुओं से भरी आंखों से पहचान लिया। डॉन अरविंदो बेकरी का मालिक, श्रीमती लक्ष्मी सेवानिवृत्त शिक्षिका, पड़ोस के दर्जनों लोग जिन्हें वह अपने पूरे जीवन से जानता था। अर्जुन, श्रीमती बीना दौड़कर उसे गले लगाने आई। मेरे बेटे, यह कितना अन्याय है। श्रीमती बीना, यह सब क्या है? जब हमें पता चला कि उन्होंने कार्यशाला बंद कर दी है तो हमने खुद को संगठित किया। तुम्हारे पिताजी और तुमने सालों से यहां सभी की मदद की है। जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब तुमने हमारी कारों की मरम्मत की। अब हमारी बारी है तुम्हारी मदद करने की। अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर गईं। सालों से उसे अदृश्य महसूस हुआ था। बस एक और गरीब बच्चा जो कर सकता था वह कर रहा था। लेकिन उन लोगों ने देखा था, उन्होंने परवाह की थी। वह बंद करने वाली टेप से गुजरते हुए कार्यशाला में दाखिल हुआ। अनिल एक बेंच पर बैठे थे, अपना सिर हाथों में लिए हुए थे, जबकि राजेश एक सूट पहने आदमी से बात कर रहे थे
जो एक टैबलेट में सब कुछ लिख रहा था। अर्जुन, राजेश ने उसे देखा। तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। मैं नहीं रुक सका, नहीं जब मेरे पिताजी सब कुछ खो रहे हैं। अनिल ने सिर उठाया, आंखें लाल थीं। बेटा, अर्जुन ने अपने पिता को कसकर गले लगाया। उन्हें कांपते हुए महसूस किया। हम इसे हल करेंगे पिताजी। साथ मिलकर। राजेश पास आए। मुझे पहले से ही पता है कि इसके पीछे कौन है। विक्रम, अर्जुन ने कहा। यह सवाल नहीं था। विक्रम ने नगर निगम में संपर्कों का इस्तेमाल किया, निरीक्षकों को अनियमितताएं खोजने के लिए भुगतान किया। तकनीकी रूप से सब कुछ कानूनी है। कार्यशाला में वास्तव में सभी परमिट अद्यतन नहीं थे, लेकिन समय अविश्वसनीय रूप से तेज था, स्पष्ट रूप से नियोजित। और अब अनिल ने बिना उम्मीद के पूछा, अब हम लड़ते हैं। मैं एडवोकेट रमेश गुप्ता को लाया हूं। उन्होंने वकील की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रशासनिक कानून के विशेषज्ञ हैं। हम हर अनियमितता पर आपत्ति जताएंगे, निरीक्षण में दुर्भावना साबित करेंगे, लेकिन इसमें हफ्तों लगेंगे और इस बीच हम काम नहीं कर सकते। मैं खर्चों का भुगतान करता हूं, राजेश ने कहा। मैं साथी हूं, याद है, अगर कार्यशाला बंद हो जाती है तो मैं भी खोता हूं। प्रिया सेलफोन हाथ में लेकर दौड़ती हुई अंदर आई। पिताजी, आपको यह देखना होगा। उसने स्क्रीन दिखाई। यह एक वीडियो वायरल हो रहा था, भीड़ में फिल्माया गया था। इसमें श्रीमती बीना कैमरे से बात करती हुई दिखाई दे रही थीं। ये आदमी अनिल और अर्जुन कुमार इस पड़ोस के नायक हैं। जब मेरी कार खराब हो गई और मेरे पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने मुफ्त में मरम्मत की। ये आदमी के बाद यह मरम्मत की। कार्यशाला व्यवसाय नहीं, उन लोगों के लिए उम्मीद है जिनके पास कहीं जाने के लिए नहीं है। वीडियो को पहले ही 500 बार देखा जा चुका था। लोग हमारे पक्ष में हैं, प्रिया ने कहा। पूरा भारत इस अन्याय को देख रहा है। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। भीड़ बढ़ गई थी। अब टीवी कैमरे, रिपोर्टर समर्थन में हॉर्न बजाती कारें थीं। यह तब होता है जब आप वास्तविक जीवन को छूते हैं, राजेश ने कहा। आप बहुत से लोगों के लिए मायने रखते हैं। एडवोकेट रमेश गुप्ता ने टैबलेट बंद कर दिया। मेरे पास अच्छी खबर है, मुझे आपातकालीन अंतरिम आदेश मिल गया है। एक न्यायाधीश ने सामाजिक प्रभाव को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर विश्लेषण करने के लिए सहमति व्यक्त की है। कल सुबह 10 बजे सुनवाई। कल अनिल की आंखें फटी रह गईं। जब सार्वजनिक हित होता है तो न्याय तेज हो सकता है। और इस हंगामे के साथ उसने बाहर की ओर इशारा किया। कोई भी न्यायाधीश खलनायक नहीं बनना चाहेगा। दरवाजा अचानक खुल गया। विक्रम सिंह 2 सुरक्षा गार्डों के साथ अंदर आया। राजेश, हमें बात करने की जरूरत है। हमें अब कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पास है। तुम्हारे इस बेतुके प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी को नष्ट करने के बारे में। अपने अगले शब्दों पर ध्यान देना, राजेश ने खतरनाक आवाज में कहा, वरना तुम मुझे मारोगे विक्रम हंसा। तुम दयनीय हो। जब से तुम्हारा बेटा मर गया तब से तुम एक छाया बन गए हो। अब तुम्हें यह बच्चा मिला है और तुम्हें लगता है कि तुम क्षतिपूर्ति कर सकते हो। खबर यह है, रोहन मर चुका है। कोई दान उसे वापस नहीं लाएगा। चुप्पी पूर्ण थी। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांप रहे थे। अनिल ही थे जो उठे और दोनों के बीच खड़े हो गए। मेरी कार्यशाला से बाहर निकलो। तुम्हारी कार्यशाला विक्रम हंसा। यह बंद पड़ी गंदगी। मैंने कहा, बाहर निकलो। विक्रम अनिल के निजी स्थान में घुस गया। तुम एक असफल मैकेनिक जो मुश्किल से। उसने अपनी बात पूरी नहीं की। अर्जुन 12 साल, 5 मीटर लंबा, अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। विक्रम का सामना कर रहा था। आप मेरे पिताजी से इस तरह बात नहीं करते। इस बहादुरी ने विक्रम को चौंका दिया। हट जाओ बच्चे। नहीं, मेरे पिताजी आपसे कहीं अधिक मूल्यवान हैं जो आप कभी होंगे। उन्होंने मुझे ईमानदारी, कड़ी मेहनत, गरिमा सिखाई। आप क्या सिखाते हैं? ईर्ष्या के कारण लोगों को कैसे नष्ट किया जाए। तुम्हारी ईर्ष्या। विक्रम घबराकर हंसा। मेरे पास लाखों हैं। मैं एक चिकनाई से सने पड़ोस के बच्चे से क्यों ईर्ष्या करूं? क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो पैसा नहीं खरीद सकता, अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया। वे लोग जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। एक पिता जो मेरे लिए अपनी जान दे देगा। दोस्त जो हमारी कार्यशाला का बचाव करने आए हैं। आपके पास क्या है? पैसे दिए गए गार्ड और सड़ी हुई प्रतिष्ठा। बाहर भीड़ तालियों से गूंज उठी। विक्रम लाल हो गया। तुम पछताओगे। नहीं, वह पछताएगा नहीं। राजेश आखिरकार अर्जुन के बगल में बोले, क्योंकि कल मैं सबूत पेश करूंगा कि तुमने निरीक्षकों को रिश्वत दी। मेरे पास रिकॉर्डिंग, हस्तांतरण, गवाह है। तुम सब कुछ खो दोगे। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारे पास कुछ भी सबूत नहीं है। राजेश ने सेलफोन पर एक ऑडियो बजाया। विक्रम की आवाज, मुझे कुमार गैराज के लिए मुश्किलें खड़ी करने की जरूरत है। गंभीर अनियमितताएं खोजने में कितना खर्च आता है? विक्रम के चेहरे से खून उतर गया। तुम्हें वह कहां से मिला?
एक निरीक्षक जिसे तुमने रिश्वत देने की कोशिश की थी, उसकी अंतरात्मा है, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तो तुम अभी बाहर जाओगे, आपत्तियां वापस लेने वाले कागजात पर हस्ताक्षर करोगे और कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दोगे। बदले में मैं इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो को नहीं सौंपूंगा। तुम नहीं कर सकते। हाँ, मैं कर सकता हूं, क्योंकि अगर नहीं तो कल तुम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में होगे और इस सार्वजनिक दृश्यता के साथ कोई भी वकील तुम्हें बचा नहीं पाएगा। विक्रम घिर गया था। यह यहीं खत्म नहीं होता, यह यहीं खत्म होता है। अब बाहर जाओ और फिर कभी इस परिवार के पास मत आना। विक्रम भीड़ की हूटिंग के बीच बाहर निकला। अनिल बैठ गए, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। क्या तुम्हारे पास वास्तव में वे सबूत हैं? मेरे पास है। मैंने 1 हफ्ते पहले विक्रम की जांच की थी। मुझे बहुत बुरी चीजें मिली। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे यकीन करने की जरूरत थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग चिंतित हो। अर्जुन ने राजेश की ओर प्रशंसा से देखा। आपने हमारे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैंने सही किया। विक्रम सालों से मेरी कंपनी को जहर दे रहा था। तुम लोगों ने मुझे उसका सामना करने का साहस दिया। प्रिया अपने पिता को गले लगाते हुए रोने लगी। मुझे बहुत गर्व है। अगली सुबह सुनवाई तेज हुई। रिकॉर्डिंग के साथ न्यायाधीश ने बंदी को निलंबित कर दिया और निरीक्षकों के खिलाफ जांच का आदेश दिया। कुमार गैराज को छोड़ दिया गया, लेकिन जब वे अदालत से बाहर निकले तो 200 से अधिक लोग इंतजार कर रहे थे। पुराने ग्राहक, पड़ोस के निवासी, मॉडर्न स्कूल के छात्र, पत्रकार। जब उन्होंने अनिल और अर्जुन को देखा तो वे तालियों से गूंज उठे। न्याय मिल गया। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन ने भीड़ की ओर देखा और उन्हें कुछ नया महसूस हुआ, कुछ बड़ा से संबंधित होना, यह जानना कि उनकी प्रतिभा ने वास्तविक लोगों को छुआ था। अनिल ने उसे गले लगाते हुए रोया। हमने कर दिखाया बेटा। नहीं पिताजी, आपने कर दिखाया। आपने मुझे अच्छी तरह से पाला, आपने मुझे सब कुछ सिखाया, आपने मुझे जारी रखने का कारण दिया। आपकी मां के मरने के बाद आप मेरा एकमात्र कारण थे। राजेश प्रिया के साथ दूर से देख रहे थे। यह मुझे रोहन की इतनी याद दिलाता है, लेकिन अर्जुन रोहन नहीं है। वह कोई नया है जिसकी आप मदद कर रहे हैं और यह उसी तरह सुंदर है। मैंने 5 साल दर्द में बंद रहकर बर्बाद कर दिए। मैंने सोचा कि रोहन का सम्मान करने का मतलब कभी आगे न बढ़ना था, और अब मैं जानता हूं कि रोहन का सम्मान करने का मतलब ठीक यही करना है, प्रतिभाशाली बच्चों की मदद करना। यही मेरा बेटा चाहता। 3 महीने बाद कुमार गैराज पहचान से परे था। छोटी जगह को बढ़ाकर 2 पड़ोसी दुकानों को शामिल कर लिया गया था। अत्याधुनिक उपकरण, हाइड्रोलिक लिफ्ट, डायग्नोस्टिक कंप्यूटर, सब कुछ जिसकी एक मैकेनिक कल्पना कर सकता था। नए बोर्ड पर लिखा था, कुमार गैराज शर्मा मोटर्स के साथ साझेदारी में ऑटोमोटिव उत्कृष्टता केंद्र, जहां प्रतिभा को अवसर मिलता है। उद्घाटन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। अर्जुन नई वर्दी में प्रस्तुति दे रहा था। यह कार्यशाला हमेशा काम से बढ़कर रही है। यहीं मैंने सीखा कि ज्ञान जीवन को बदलता है। यही मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि ईमानदारी लाभ से अधिक मूल्यवान है। यही मैंने पाया कि प्रतिभा को धन की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल अवसर की आवश्यकता होती है। तालियां गूंज उठीं। आज हम न केवल एक नवीनीकृत कार्यशाला खोल रहे हैं, बल्कि एक प्रशिक्षण केंद्र भी। हम पड़ोस के युवाओं के लिए मुफ्त मैकेनिक्स पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे, सर्वश्रेष्ठ के लिए छात्रवृत्ति। हम साबित करेंगे कि अवसर नियति को बदलता है। अनिल ने शर्मीलेपन से माइक के पास जाकर कहा, मैं शब्दों में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने हमारा जीवन बदल दिया। राजेश शर्मा मेरे बेटे पर हंसते रह सकते थे, लेकिन उन्होंने पूर्वाग्रह से परे देखने का फैसला किया। उन्होंने विश्वास करने का फैसला किया। धन्यवाद मेरे दोस्त। राजेश भावुक होकर ऊपर आए। मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मुझे खुद से बचाया। आपने मुझे याद दिलाया कि जीने लायक क्या है। उन्होंने आकाश की ओर देखा। रोहन, तुम जहां कहीं भी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम गर्व महसूस कर रहे हो। दिन के अंत में जब भीड़ छंट गई तो राजेश, प्रिया, अनिल और अर्जुन नए कार्यालय में बैठ गए। शीशे की दीवारें, एयर कंडीशनिंग, आधुनिक कंप्यूटर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह वास्तविक है, अर्जुन ने कहा। यह वास्तविक है क्योंकि तुम इसके हकदार हो, राजेश ने जवाब दिया। यहाँ का हर उपकरण तुमने अपनी प्रतिभा से जीता है। प्रिया एक बक्से के साथ वापस आई। अर्जुन, मेरे पिताजी ने कहा कि इसे तुम्हारे लिए रखूं। अर्जुन ने खोला और उसे पुराने लेकिन बेदाग उपकरण मिले। ये रोहन के थे, राजेश ने भर्राई हुई आवाज में समझाया। उसे 10 साल का होने पर मिले थे। मैंने उन्हें उसके खोने के बाद रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि वह चाहता होगा कि वे तुम्हारे पास हों। अर्जुन ने एक छोटी रिंच पकड़ी। श्रीमान राजेश,
मैं नहीं कर सकता। हाँ, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम उनका उपयोग वही करने के लिए करोगे जिसका रोहन ने सपना देखा था, दुनिया की मरम्मत करना। एक मशीन एक बार में। अर्जुन ने औजारों को अपनी छाती से लगा लिया। मैं उनकी देखभाल करूंगा, मैं वादा करता हूं, वे अब तुम्हारे हैं। और रोहन खुश है यह जानकर कि उसकी विरासत जारी है। वे घंटों तक सपनों भविष्य की योजनाओं पर बात करते रहे। अर्जुन, राजेश ने कहा, तुम खुद को 10 साल बाद कहां देखते हो? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक करना चाहता हूं। इस केंद्र को अन्य शहरों में विस्तारित करना चाहता हूं। कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा अवसर की कमी के कारण पीछे न छूटे, और तुम इसे हासिल करोगे, मुझे यकीन है। अनिल ने हाथ बढ़ाया। सच्चे साथियों के लिए। राजेश ने उनके हाथ को सच्चे दोस्तों के लिए मिलाया। अर्जुन और प्रिया एक साथ 4 हाथ जोड़ते हुए। जीवन बदलने वाली प्रतिभाओं के लिए प्रिया ने कहा, दूसरे अवसरों के लिए अर्जुन ने पूरा किया। बाहर दिल्ली शहर पर सूरज डूब रहा था। उस छोटे से कोने में एक विनाश से बचाई गई कार्यशाला में 4 लोगों ने साबित किया था कि भलाई क्रूरता को हराती है, प्रतिभा पूर्वाग्रह को पार करती है और प्यार दुनिया को बदल सकता है। अर्जुन ने रोहन के औजारों को देखा और एक मौन वादा किया। वह इस उपहार का सम्मान अपने सर्वोत्तम संभव संस्करण बनकर करेगा, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जिन्होंने विश्वास किया। क्योंकि अंत में एक साधारण सुबह में उपहासित चिकनाई से स्नेह बच्चे ने सबसे महत्वपूर्ण सबक साबित किया था। प्रतिभा को चमकने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल एक अवसर की आवश्यकता होती है। और जब वह अवसर कड़ी मेहनत, विनम्रता और शुद्ध हृदय को पाता है तो सफलता को रोकने वाली कोई शक्ति नहीं होती। अगले महीने पूर्ण परिवर्तन के थे। कार्यशाला न केवल पड़ोस में बल्कि पूरे शहर में एक बेंचमार्क बन गई। लग्जरी कारों वाले ग्राहक अर्जुन और अनिल से सेवा लेने के लिए कतार में लगते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पुराने ग्राहकों को नहीं छोड़ा। डॉन बेनेटो अपनी टैक्सी लाना जारी रखते थे, श्रीमती बीना अपनी मारुति स्विफ्ट, और सभी को वही सम्मानजनक व्यवहार मिलता था। प्रिया टीम का एक अभिन्न अंग बन गई। वह जुनूनी समर्पण के साथ ऑटोमोटिव मैकेनिक्स का अध्ययन करती थी और अर्जुन एक धैर्यवान शिक्षक। शाम को अपनी स्कूल की कक्षाओं के बाद वह कार्यशाला में आती और बंद होने तक काम करती। उनके बीच का रिश्ता दोस्ती से कुछ गहरे में बदल गया था। वे भाई बहन की तरह थे, मशीनों के प्रति साझा प्यार और आपसी सम्मान से जुड़े हुए थे। जानते हो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? प्रिया ने एक दिन उससे कहा जब वे एक लंबे दिन के बाद एक साथ सफाई कर रहे थे, यह केवल मैकेनिक्स सीखना नहीं है, यह खोजना है कि मैं एक व्यवसायी की धनी बेटी से बढ़कर हो सकती हूं। मैं एक उपयोगी इंसान बन सकती हूं। तुम हमेशा उपयोगी थी, अर्जुन ने जवाब दिया। तुम्हें बस अपना उद्देश्य खोजने की जरूरत थी और तुमने मुझे उसे खोजने में मदद की, जैसे तुमने मेरे पिताजी को अपना उद्देश्य फिर से खोजने में मदद की। राजेश पूरी तरह से बदल गए थे। रोहन की मौत के बाद से उन्हें चिह्नित करने वाली ठंडक गायब हो गई थी। उन्होंने शर्मा मोटर्स के कार्यालय में कम समय बिताया और कार्यशाला में अधिक समय बिताया। इसलिए नहीं कि उन्हें निगरानी करने की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें वास्तव में वहां रहना पसंद था। उन्होंने उस जुनून को फिर से हासिल कर लिया था जिसने उन्हें पहली बार ऑटोमोटिव दुनिया में लाया था। एक शाम जब वह अर्जुन को एक फेरारी पर काम करते हुए देख रहे थे, राजेश को एक परिचित उपस्थिति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे रोहन वहीं मुस्कुरा रहा हो, यह देखकर गर्व महसूस कर रहा हो कि उनके पिता को आखिरकार शांति मिल गई है। क्या आप ठीक हैं पिताजी? प्रिया राजेश की आंखों में आंसू देखकर पास आई। मैं ठीक से अधिक हूं बेटी। 5 साल में पहली बार मैं पूरा हूं। साझेदारी की पहली वर्षगांठ एक विशेष समारोह के साथ मनाई गई। अर्जुन ने मॉडर्न स्कूल में अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ अंकों के साथ अपना पहला साल पूरा कर लिया था। 13 साल की उम्र में वह पहले ही सार्वजनिक स्कूलों में ऑटोमोटिव मैकेनिक्स पर कई व्याख्यान दे चुका था। सैकड़ों युवाओं को उनकी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित कर रहा था। देवियों और सज्जनों, राजेश ने 300 से अधिक लोगों की भीड़ के सामने घोषणा की जिसे उन्होंने किराए पर लिया था। 1 साल पहले मैं एक बच्चे से मिला जिसने मुझे सिखाया कि एक व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके बैंक खाते में नहीं बल्कि उसके चरित्र में होता है। अर्जुन कुमार ने उस दिन केवल मेरी कार को नहीं बचाया, उसने मुझे बचाया। भीड़ ने तालियां बजाईं जबकि अर्जुन मंच पर आया, अभी भी इतने ध्यान से शर्मीला था। आज राजेश ने आगे कहा, मैं अपनी परियोजना के विस्तार की घोषणा करना चाहता हूं। कुमार गैराज शहर के विभिन्न इलाकों में 3 नए प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा।
प्रत्येक केंद्र वंचित युवाओं के लिए मुफ्त ऑटोमोटिव मैकेनिक्स पाठ्यक्रम प्रदान करेगा, क्योंकि अगर इस पड़ोस में एक समंत्री अभी पाठिया केंद्र के आना अर्जुन है तो पूरे शहर में सैकड़ों और इंतजार कर रहे हैं। तालियां गूंज उठीं। अनिल पहली पंक्ति में रो रहे थे। विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनका जीवन कैसे बदल गया था। कर्ज में डूबे मैकेनिक से सब कुछ खोने के कगार पर अब वह एक समृद्ध और सम्मानित कंपनी के सह मालिक थे। लेकिन पैसे या सफलता से बढ़कर उन्हें सबसे अधिक खुशी अपने बेटे को खुश, संतुष्ट और एक उज्जवल भविष्य के साथ देखकर मिली। उस रात उत्सव के बाद चारों संतुष्ट बीज राजेश, प्रिया, अनिल और अर्जुन नवीनीकृत कार्यशाला की छत पर चढ़ गए। दिल्ली शहर उनके सामने फैला हुआ था। अंधेरे में लाखों रोशनी टिमटिमा रही थी। आपको याद है वह दिन जब हम मिले थे? राजेश ने पूछा। कैसे भूल सकता हूं, अर्जुन हंसा। आपने सोचा था कि मैं एक धोखेबाज हूं और मैंने सोचा था कि आप अहंकारी और असंभव हैं, अनिल ने जोड़ा। मैं था, राजेश ने बिना शर्म के स्वीकार किया। लेकिन आप लोगों ने मुझे एक ऐसा दर्पण दिखाया जिसे मैं देखना नहीं चाहता था। आपने मुझे दिखाया कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसे रोहन पहचान नहीं पाएगा। पिताजी, प्रिया ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। रोहन, अब आप जिस आदमी पर गर्व करेगा, मुझे गर्व है। राजेश ने अपनी बेटी को गले लगाया, फिर अनिल और अर्जुन को शामिल करने के लिए अपनी बाहें फैलाईं। चारों वहीं गले लगे रहे, उस शहर को देखते रहे जो उनके परिवर्तन का गवाह था। जानते हो मैंने इस साल क्या सीखा? अनिल ने कहा कि परिवार हमेशा खून से नहीं आता। कभी कभी यह परिस्थितियों से, नियति से, दो अजनबियों की इच्छा से आता है कि वे अपने मतभेदों से परे देखें। अब हम अजनबी नहीं हैं, राजेश ने कहा। हम परिवार हैं और परिवार एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक साथ बढ़ते हैं। अर्जुन ने शहर की रोशनी को देखा और वहां नीचे सभी बच्चों के बारे में सोचा। उन सभी गरीब इलाकों में जहां प्रतिभा थी लेकिन अवसर नहीं था। उन्होंने सोचा कि कैसे एक पल ने, एक खराब कार ने, एक जोखिम भरी शर्त ने, एक विस्तारित हाथ ने न केवल उसके जीवन को बल्कि इतने सारे लोगों के जीवन को बदल दिया था। मैं अपना जीवन इसे समर्पित करूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। उन बच्चों को खोजने के लिए जिनमें प्रतिभा है लेकिन आवाज नहीं है, उन्हें वह देने के लिए जो आपने मुझे दिया। तुम अकेले नहीं करोगे, प्रिया ने कहा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम तुम्हारे साथ हैं, राजेश ने ठीक किया। यह तो बस शुरुआत है। साल बीत गए। अर्जुन ने मॉडर्न स्कूल से सम्मान के साथ स्नातक किया। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त की। 22 साल की उम्र में उसे देश के सर्वश्रेष्ठ मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्र का पुरस्कार मिला। मंच पर पुरस्कार हाथों में लिए उसने धन्यवाद दिया। मेरे पिताजी अनिल को, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, राजेश शर्मा को, जिन्होंने मुझे अवसर दिए, और रोहन को, जो भले ही यहां नहीं है, मुझे कभी हार न मानने के लिए प्रेरित किया। कुमार गैराज की दिल्ली शहर में 12 इकाइयां थीं। प्रत्येक मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान करती थी, पड़ोस के युवाओं को रोजगार देती थी, दर्शन को बनाए रखती थी। लाभ महत्वपूर्ण है लेकिन गरिमा अनमोल है। अनिल राजेश के साथ मिलकर कंपनी चलाते थे। वे साथी से बढ़कर भाई थे। प्रिया मैकेनिकल इंजीनियर बन गई थी और शर्मा मोटर्स में काम करती थी, लेकिन सप्ताहांत कार्यशाला में मुफ्त में पढ़ाती थी। और अर्जुन ठीक वही बन गया जो सभी मानते थे। न केवल एक शानदार मैकेनिक बल्कि एक असाधारण इंसान जिसने अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने के लिए किया, क्योंकि वह क्रूर शर्त सबसे खूबसूरत मोचन कहानी में बदल गई थी जिसे भारत ने देखा था। और हर बार जब अर्जुन से पूछा जाता था कि उसकी सबसे अच्छी मरम्मत क्या थी, तो वह जवाब देता था, यह रोल्स रॉयस नहीं थी, यह एक ऐसे आदमी का दिल ठीक करना था जो प्यार करना भूल गया था, और बदले में उसने मेरा पूरा जीवन ठीक कर दिया। मूल कार्यशाला में, जिसे अब संग्रहालय और प्रशिक्षण केंद्र में बदल दिया गया था, दीवार पर एक पट्टिका थी। यह सब यहीं से शुरू हुआ, जहां एक बच्चे ने साबित किया कि प्रतिभा कोई सीमा नहीं जानती, जहां एक आदमी को मोचन मिला, जहां सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियों से एक परिवार का जन्म हुआ। यह स्थान हमेशा याद रखे, एक अकेला अवसर दुनिया को बदल सकता है। और हर दिन सैकड़ों युवा उस दरवाजे से गुजरते थे, उस पट्टिका को देखते थे और सपने देखने की वनथाल मैंदाजा हिम्मत करते थे, क्योंकि अगर अर्जुन कुमार ऐसा कर सकता था तो वे भी कर सकते थे। और अंत में यही थी सच्ची मरम्मतकारों की नहीं बल्कि आशाओं की, इंजनों की नहीं बल्कि जीवन की मशीनों की नहीं बल्कि नियति की।